समस्याओं के बारे में बात करी थी और दूसरे वाले में हमने समाधान के बारे में बात करी थी। और दूसरे वाले में जो समाधान थे वो थे कि हमें अदालतें सुधारने की ज़रूरत है, जिसमें कि इसका समाधान था ज्यूरी कोर्ट कानून। दूसरा था कि हमें टैक्स के कानून सुधारने की ज़रूरत है, और साथ में ज़मीनों के जो हमारे यहाँ दाम बहुत ज़्यादा हैं उनको उनको सही करने की ज़रूरत है, उसका समाधान था रिक्त भूमि कर। और तीसरा था कि जो हमारे यहाँ नेता हैं, जज हैं, पुलिस हैं, उनको जवाबदेह बनाना, उनको ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करने के लिए प्रेशर करने के कानून ऐसे होने चाहिए जिससे कि वो ज़्यादा अच्छे से काम करें, ज़्यादा ईमानदारी से काम करें, जनता के प्रति ज़्यादा जवाबदेही दिखाएं। तो उसका समाधान था वोट वापसी पासबुक। इस बार हमें एक बात करनी है कि जो हमारे देश में मतलब हथियार के जो निर्माण है वो बहुत ही कमज़ोर है। हम अच्छे हथियार नहीं बना पाते हैं ज़्यादा, और जो थोड़े बहुत बनाते भी हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं कि जो जो हमसे मजबूत देश हैं जैसे चीन है या अमेरिका है या अन्य देश हैं यूरोप के, उनसे मुकाबला कर सकें। तो हमें इस बात का खतरा है कि जिस जिस हिसाब से हमारे देश में विदेशी कंपनियां घुस रही हैं एक के बाद एक 1991 के बाद से, तो आज नहीं तो कल हमें युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। तो उस युद्ध से बचने के लिए क्या तरीके हैं और क्यों ज़रूरी है युद्ध से बचने के लिए हथियार देना लोगों को, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इसके अन्य फ़ायदा ये है कि इससे हमारी जो हथियार बनाने की क्षमता है वो सुधरेगी। तो आज का टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत, बंदूक रखने के अधिकार पर जनमत संग्रह। तो चर्चा का विषय मूलतः ये रहेगा कि हथियारों के प्रकार क्या हैं, बंदूक क्यों, मतलब हथियार के प्रकार हैं, और उसके बाद उसमें से बंदूक एक हथियार है तो उसको बंदूक की हम बात क्यों कर रहे हैं। फिर उसके बाद बंदूक ना होने पर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या समस्याएं हमें झेलनी पड़ सकती हैं। फिर बंदूक अगर होती है लोगों के पास तो क्या इसके क्या कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं, ऐसा भी कुछ है। और उसके बाद फिर इसका जो हमने प्रस्ताव किया है जनमत संग्रह का ड्राफ्ट, उसके बारे में चर्चा करनी है। और फिर फाइनली क्या फ़ायदा होगा भारत में, परिवर्तन कैसे आएंगे भारत में अगर ये कानून आ जाता है तो हथियारों के प्रकार की बात करें तो हम सभी जानते हैं, हमने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना है, टीवी में भी देखा है कि हमारे पुराने समय में लोगों के पास तीर धनुष हुआ करते थे, और भाले हुआ करते थे, तलवारें हुआ करती थी, इस तरह के बहुत सारे हथियार हुआ करते थे उस समय के हिसाब से, जो उस समय पूरी दुनिया में प्रचलन में था। तो हमारे यहाँ भी प्रचलन में था वो चीज़ और हर घर में लगभग हुआ करता था ऐसे हथियार। फिर आज के समय में देखा जाए तो आज के समय में भी हमारे आसपास बहुत सारे हथियार हैं, जैसे कि ईंट पत्थर भी एक तरह का हथियार ही है, इसका भी लोग इस्तेमाल करते हैं मारने में एक दूसरे को। और लाठी एक काफ़ी अच्छा हथियार माना जाता है, खासकर से आज भी गांव गांव वगैरह में जहाँ पर लोग घर से निकलते हैं, बाहर जाते हैं तो लाठी लेके चलते हैं। और इसके बाद फिनाइल है, एसिड है, ये सब भी हथियारों की तरह इस्तेमाल होते हैं। लोग खुद कुछ लोग खुद को मारने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, सुसाइड जिसे कहते हैं, और कुछ लोग दूसरों को मारने के लिए भी करते हैं। चाकू छुरी के बारे में सभी जानते हैं, इसका भी इस्तेमाल होता है हथियार के रूप में। उसके बाद साड़ी है, अब साड़ी का भी बहुत इस्तेमाल होता है मारने के लिए, फांसी का फंदा बना के, रस्सी है, दुपट्टा है, ये सब भी का भी होता है। तो ये थोड़ा सा ये पिछले इसी साल का 2020 की 4 रिपोर्ट्स हैं जिसमें 4 अलग अलग जगहों पर लोगों ने साड़ी से फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। तो ये साड़ी से मतलब होने वाली मौतों की जानकारी है, और भी आप गूगल करेंगे तो बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी साड़ी से कितने लोग हर साल मरते हैं फांसी लगा करके। तो ये भी मतलब कहने का मतलब है कि ये ऐसे ऐसे हथियार है जो हमारे आसपास हमेशा रहते हैं। लेकिन अब बात है कि जब इतने सारे हथियार हमारे पास पहले से हैं, साड़ी है, रस्सी है, और इसके अलावा जैसा बताया मैंने फिनाइल है, एसिड है, चाकू है, तो फिर हमें बंदूक क्यों चाहिए, हमें आखिर बंदूक की मतलब ज़रूरत क्या है जब इतने सारे हथियार पहले से हैं। तो उसका कारण क्या है कि जो हम इस्तेमाल, जिनकी बात अभी मैंने करी, जिन घरेलू हथियारों के बारे में बात बताया मैंने, उनकी रेंज कम होती है। रेंज कम से क्या होता है कि जैसे उनका इस्तेमाल आप अपने लिए कर सकते हो, खुद को मारने के लिए कोई इंसान कर सकता है उनका इस्तेमाल, और या फिर अपने से कमजोर को मारने के लिए। अक्सर कई बार देखा होगा टीवी में न्यूज़ आती है, किसी गांव में किसी आदमी को मारा, उसको लटका दिया रस्सी से, ऐसे कई बार सुनने में आता है। मतलब जो बाहुबली लोग होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, वो मार देते हैं दूसरे को, रस्सी से लटका देते हैं गले में डाल के। और उसका नुकसान क्या है जो घरेलू हथियार है, कि उससे हम जो है अपने से मजबूत दुश्मन को नहीं मार पाते हैं। अगर दुश्मन हमसे मजबूत है तो वो फिर वो काम नहीं आते वो हथियार। हम अपने से मजबूत इंसान को चाकू से नहीं मार सकते हैं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा मजबूत है, चाकू छीन के वो हमें ही मार देगा। और दुश्मन की संख्या ज़्यादा होने पर भी घरेलू हथियार काम नहीं आते। मान लीजिए आप अकेले हो, सामने 4 लोग खड़े हुए हैं और आपके हाथ में ईंटा पत्थर है या फिर आपके हाथ में चाकू है, तो आप उन चारों से नहीं भिड़ सकते हो, या भिड़ोगे भी तो उनका ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाओगे, वो ज़्यादा नुकसान आपका कर देंगे। और इसी तरीके से सबसे बड़ा जो नुकसान है बंदूक ना होने का, मतलब जो घरेलू हथियार जिनका इस्तेमाल हम जहाँ पर नहीं कर सकते, वो ये है कि हम दुश्मन सेना, अगर सपोज कल को चाइना से या पाकिस्तान से या अमेरिका से हमारा लड़ाई हो जाती है, हमारी लड़ाई हो जाती है, तो हम उनको रोकने के लिए घरेलू हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो आधुनिक हथियार रहेंगे, तो हमें उनसे कैसे लड़ेंगे।
तो बंदूक होने से क्या क्या फायदे होते हैं? तो बंदूक होने से वैसे दो तरह के फायदे हैं। एक तो छोटे लेवल पे फायदे कुछ हैं और बड़े लेवल पे फायदे हैं। तो छोटे लेवल पे फायदा ये है कि जो बंदूक का रेंज है वो ज़्यादा होती है, मारक क्षमता बंदूक की ज़्यादा बेहतर होती है, जिस वजह से क्या होता है कि आपकी शारीरिक शक्ति ज़्यादा मायने नहीं रखती है। मान लीजिए आप उम्र में कम है या ताकत में कम है और आपके सामने जो दुश्मन है वो बहुत मजबूत है, तो भी आप बंदूक से उसे डरा सकते हो, लेकिन आप उसे चाकू से नहीं डरा सकते हो या पत्थर दिखा के डरा नहीं सकते हो, लेकिन बंदूक से आप डरा सकते हो। जबकि और इसी तरीके से बंदूक होने से संख्या बल भी ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। अगर सामने 4-5 लोग खड़े हुए हैं और आप अकेले हो और आपके हाथ में बंदूक है, तो 4-5 लोग आपके नज़दीक नहीं आएंगे। तो बंदूक होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इससे जो आपकी शारीरिक शक्ति है और संख्या है वो ज़्यादा मायने नहीं रखती है। इस तरह से आपको कमज़ोर होते हुए भी आप बराबरी कर सकते हो। उसके बाद फिर जो समाज के जो बाहुबली लोग हैं, बुरे लोग हैं, वो अपने से कमज़ोर लोगों का शोषण नहीं कर पाते हैं। जैसे बहुत सारे चोर बदमाश हैं समाज में रहते हैं बहुत जगह पर, तो वो आमतौर पे किसी को लूट रहे हैं, किसी से कुछ पैसा छीन लिया, कुछ कर लिया, वो चीज़ समाप्त हो जाती है बंदूक रहने से। इसके अलावा जैसे दंगे हो जाते हैं कभी कभी समाज शहरों में, गाँव में, तो उन दंगों में आप अपने परिवार को बचा सकते हो बंदूक रहने की वजह से। किसी का साउंड आ रहा है, सभी लोग म्यूट कर लीजिए। वरुण, सबको म्यूट कर दो एक बार। मैंने मैंने सबको म्यूट कर दिया। कुशाग्र आप अनम्यूट कर लो खुद को। हाँ, तो ये रही बात कि भाई दंगों, जैसे बंदूक रखने से भी फायदा ये भी है कि अगर दंगे हो रहे हैं आपके शहर में, तो आप अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे गली मोहल्लों में क्या होता है, चाकू है, छुरी दिखा के बहुत सारे लुटेरे हैं, बदमाश हैं जो कि लूट लेते हैं चाकू छुरी दिखा के। बहुत कॉमन चीज़ है, मेरे दोस्त के साथ ऐसा हो चुका है दिल्ली में, कि उसे चाकू दिखा के उसका लैपटॉप और फ़ोन वगैरह सब छीन लिया था। तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी अगर लोगों के पास बंदूक रखने का अधिकार रहेगा तो। फिर लड़कियों महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, शोषण होता है, राह चलते छेड़खानी होती है, वो भी बंद हो जाएगी बंदूक रखने से। और पुलिस जो आम जनता को पीटती रहती है सड़क चलते, कभी भी किसी को मार दिया, पीट दिया, या जेल में ले जाके मार दिया, पीट दिया, कुछ भी कर दिया, तो ये सारी जो अपराध, पुलिस के जो अपराध हैं वो भी घट जाते हैं या एकदम नहीं होते हैं लगभग। और सरकारें जो लोगों को अनसुना करती हैं, सरकारें जैसे आपकी कोई मांग है, सरकार जनता की कुछ मांग है कि ये होना चाहिए, फिर भी सरकार अक्सर उसको नहीं सुनती है। तो ये जो सरकार जो अनसुना करती है, तो ये या तो फिर उसे कोई कारण देना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं सुन रही है, खुले में आकर के सबके सामने आके बताना पड़ेगा कि हम ये बात नहीं मान रहे हैं, इसलिए नहीं मान रहे हैं, उसका रीज़न है। अदरवाइज वो ऐसे अनसुना नहीं कर पाएंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। और जो बड़े फायदे हैं, तो छोटे फायदे हो गए, तो इनको तो अगर मैं भूल भी जाऊँ तो 2 मिनट के लिए कि ये नहीं होने वाले, आप अगर कोई मानता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जो बड़े फायदे हैं ये तो होने ही होने हैं बड़े फायदे। और वो बड़ा फायदा ये है कि जो दुश्मन देश, अगर जैसा मैंने बताया कि कल को हमारे साथ, हमको ये उम्मीद है कि हो सकता है अमेरिका या चीन या पाकिस्तान से हम पर हमला हो, तो उसमें बचने के लिए बंदूकों का होना बहुत ज़रूरी है लोगों के पास। और दूसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फायदा है वो हथियार निर्माण में देश बेहतर हो जाता है, कि जब बंदूक रखने का अधिकार लोगों के पास आता है तो लोग उसको इस्तेमाल करना सीखते हैं और उससे फिर वहाँ से इनोवेशन होता है। लोग बंदूक बनाने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगती हैं देश में, वो बंदूक का निर्माण करती हैं। तो अब बहुत से लोग ये भी सोचते हैं जैसे कि युद्ध कभी हम पे होने नहीं वाला है, चाइना, रशिया या जो भी देश, कोई भी हम पे हमला कभी नहीं करेगा। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आंकड़े रखे हैं, ये पिछले सन 2000 के बाद से जो दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं उनके बारे में है। तो इसको मैंने वेबिनार वाले ग्रुप में पोस्ट भी किया था इसीलिए, क्योंकि आप पढ़ के बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी मैं 2-3 पढ़ दे रहा हूँ। 2003 से प्रेजेंट में, 2003 से ये युद्ध शुरू हुआ, पहला वाला जो आप देख पा रहे हैं, और अभी तक चल ही रहा है युद्ध। इस युद्ध में कौन कौन से देश इन्वॉल्व हैं? चाइना इन्वॉल्व है, ईरान, रशिया, बेलारूस, सूडान, लीबिया। और ये हो कहाँ पर रहा है? सूडान, चाड, लीबिया, एरिट्रिया, इन देशों में ये युद्ध चल रहा है। इसी तरीके से 2004 से लेके प्रेजेंट अभी भी चल ही रहा है। नाइजीरिया में बेलारूस और इसराइल, ये तीनों देश मिलकर लड़ रहे हैं, नाइजीरिया में युद्ध चल रहा है। ऐसे बहुत सारे, नीचे आखिरी के 3 देखेंगे ये भी 2004 से चल रहे हैं, अभी तक चल ही रहे हैं। 2014 से लेके अभी तक ये चल रहा है एक युद्ध, अभी नया नया शुरू हुआ है। इसमें यूएस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस, इसराइल, रशिया, जॉर्डन, बेलारूस, सऊदी अरेबिया, ये सब मिलकर लड़ रहे हैं लीबिया के अंदर। तो इन सब देशों में इतने इतने युद्ध चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये मत सोचिए कि हमारे देश में कभी युद्ध नहीं होने वाला है, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आराम से सब लोग जीते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी युद्ध हो सकता है, कोई नहीं जानता। और अगर बंदूक नहीं हुई, अगर युद्ध होता है तो बंदूक नहीं होती, तब क्या समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं हमें। तो देखिए, जिन देशों में युद्ध चल रहा है वहाँ की कुछ खबरें मुझे मिली थी। तो ये पीएनजी एक देश है, आसियान कंट्रीज के पास है, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा दूर है। वहाँ पर 22 लोगों के गांव में एक कुछ गए आतंकवादी और जाके 22 लोगों को मार डाला बिना किसी वजह के। और उसके बाद ये दूसरा है, ऐसे अफ्रीका का देश है एक, माली देश अफ्रीका का, यहाँ पे भी एक गांव में कुछ आतंकवादी जाके 100 लोगों को मार डालते हैं, 19 का अपहरण करके ले जाते हैं। तो ये जो खबर है, ये भाई वो मार क्यों पाए? वो लोग जो आतंकवादी थे 4-5 लोग ही थे इसमें, अगर आप पूरी खबर पढ़ोगे तो पता चलेगा 4-5 लोग ही थे, 6-7-10 लोग थे।
और उन्होंने जाके सभी को मार डाला, 100 लोगों को मार डाला। उसमें 100 लोगों में बच्चे भी थे, औरतें भी थी, जवान भी थे, बुढ़े भी थे। तो ये हिम्मत क्यों हो रही है, ये ताकत क्यों आ रही है उनके अंदर? क्योंकि जो दूसरा पक्ष है जो कि मर रहा है, उनके पास बंदूक नहीं है, उनके पास रिटेलिएट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसी तरीके से इतिहास की बात बताएं थोड़ा सा अगर हम, तो 1937 में ये जापान की सेना थी, चीन में घुस गई थी। उस समय 1937 से के आसपास जो है चाइना की जो राजधानी थी वो नानजिंग एक शहर था, आज दूसरी, आज बीजिंग है शायद, उस समय नानजिंग थी। तो नानजिंग शहर में घुस गई थी जापान की सेना, और वहां घुस करके वहां की जो जनता थी उनके साथ इतनी मार काट करी। 6 हफ्ते तक वो रहे थे जापान के सैनिक, और उन्होंने लगभग 6 हफ्ते में 3 लाख लोगों को मार डाला था, 6 हफ्ते के अंदर। मतलब ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान की सेना दिल्ली में घुस आए और दिल्ली में घुस के मार काटना शुरू कर दे। तो ये 1937 में ऐसा हुआ था, जापान की सेना घुस के और इतनी बुरी तरीके से मार काट करी थी, कई लोग को जिंदा गाड़ दे रहे थे। ये आप फोटो देख रहे हैं, अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो ये बच्चे के फोटो नीचे, इन बच्चों को पकड़ पकड़ के जिंदा गाड़ दिया जा रहा था, गड्ढे खोद करके जिंदा गाड़ दे रहे थे, लोगों को जिंदा गाड़ दे रहे थे, लोगों का सर कलम कर रहे थे, ऐसे बिठा करके तलवार से काट रहे थे सर। तो इस तरह के हालात हो सकते हैं हमारे साथ भी अगर हमने, और इनके साथ हालात हुआ क्यों? क्योंकि इनके पास बंदूकें नहीं थी, लड़ने के लिए कोई इनके पास हथियार नहीं था। और आज भी नहीं, चाइना आज भी जो है बंदूकों पर बैन लगा रखा है। चाइना जो है दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पे बंदूकों पर बहुत तगड़ा बैन है, वहाँ के लोग बंदूक खरीद ही नहीं सकते। इंडिया में तो फिर भी थोड़ा सा आसान है चाइना के मुकाबले। तो ये हालात, ऐसे ऐसे हालात का हमें सामना करना पड़ सकता है अगर हमारे पास बंदूक ना हुई तो। फिर उसके 10 साल के बाद चाइना की सेना ने तिब्बत पे हमला करा, तो जानते होंगे इस बारे में थोड़ा बहुत। कि तिब्बत में जो है उस समय 60 लाख लोग रहते थे, 1949 की बात है। और 1949 से लेकर 1959 तक चाइना की सेना ने तिब्बत पे हमला करके वहां पे लगभग 12 लाख लोगों को मार डाला। और जो बाकी बचे थे बहुत सारे देश छोड़ के भाग गए, भारत में, नेपाल में, भूटान में जाके बस गए। तो ये भी नरसंहार हुआ था, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। इसमें बहुत सारे लोग को जला दिया गया था पकड़ पकड़ के, बहुत सारे लोग को काट दिया गया था, चीन की सेना ने काट डाला था। तो कहने का मतलब इनके पास भी हथियार नहीं थे, तिब्बत के जो बौद्ध भिक्षु थे इनके पास भी कोई हथियार नहीं होता था। हथियार के नाम पे मतलब होता था तलवार वगैरह, लेकिन तलवार आज से 200 साल पहले ठीक ठीक था। लेकिन आज जो है आधुनिक हथियार आ चुके, तो आपको जो मौके पे जो हथियार हैं आपके दुश्मन के पास, आपको उनका मुकाबला करना है। तो इसीलिए हथियार का भी लेवल स्तर वही होना चाहिए जो कि आपके दुश्मन के पास है। अब ये तस्वीर है इराक की। तो इराक भी 2000 से पहले काफी विकसित तो नहीं, बहुत अमीर देश था, बहुत पैसा था, जैसे आज सऊदी अरेबिया वगैरह है। तो ये ऊपर की तस्वीर आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ की महिलाएं हैं कैसे कपड़े पहनी हैं, कितनी अच्छे से सब देखने में लग रहे हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं देखने में। और आज उनकी क्या हालात है देखिए जरा, नीचे जो फोटो है जिसमें बुर्का पहन के औरतें खड़ी हुई हैं, एकदम मतलब बुरी हालत हो गई है। ना खाने को खाना है, ना पीने को पानी है, एकदम बदहाल जिंदगी जी रहे हैं सबके सब। और इसका कारण भी यही था क्योंकि इनके लोगों के पास हथियार नहीं थे लड़ने के लिए। इन्होंने कभी हथियार ना बनाए और ना कभी लोगों को दिए इनकी सरकारों ने। इसी तरीके से दूसरी तस्वीर है दाहिने हाथ पर, ये लीबिया की है। लीबिया भी जो है एक समय था काफी विकसित देश था, काफी अच्छा देश था, काफी पैसा था इनके पास। और फिर उसके बाद अमेरिका से इनकी लड़ाई हो गई, अमेरिका से लड़ाई हुई तो इन्होंने, अमेरिका वालों ने इनको लूट लिया और पूरा देश बर्बाद हो गया। और ये नीचे वाली तस्वीर इनकी बर्बादी की है, ऊपर वाली इनकी जब ये विकसित है तब की है। और उसका कारण भी एकमात्र यही है कि इनके पास भी हथियार नहीं थे, इनके देश में हथियार बनते भी नहीं थे और ना इनके लोगों के पास थे। और इनके लोग भी हमारी तरह ही बिना हथियार की जिंदगी जी रहे थे और इनके साथ ये हालत हुई। और बंदूक अगर होती है तो क्या फायदा होता है कि ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं बाएं साइड में, 2 तस्वीरें वियतनाम की हैं। तो वियतनाम के लोगों को बंदूक रूस ने भेजी थी जब वियतनाम पर अमेरिका ने हमला किया था। तो वियतनाम की सेना हार गई थी, उनकी जो साधारण जो मतलब ऑफिशियली जो सेना होती है वो हार चुकी थी अमेरिका से लड़ाई करके। बहुत सारे जवान उनके मारे गए थे, उनके हथियार खत्म हो गए थे। तो रूस ने वियतनाम की जो आम नागरिक थे उनको हथियार भेजे और उन्होंने वहां की जो अमेरिकी सेना थी उनसे लड़ाई करी। और देख सकते हैं यहाँ तस्वीर, एक 11-12 साल की लड़की है जिसने एक बंदी बनाया, एक सैनिक को, एक फाइटर जेट का पायलट है उसको बंदी बना लिया है। तो अब जरा सोच के देखिए, ये फाइटर जेट का सैनिक है, कम से कम 30 साल उम्र होगी, 40 साल, मजबूत है, शक्तिशाली ज्यादा है। और ये लड़की 11-12 साल की है, सिर्फ बंदूक की वजह से उसने उसको बंदी बना लिया है। अगर बंदूक के बजाय चाकू होती उसके हाथ में या ईंटा पत्थर होता जो कि हमारे घरेलू हथियार हैं, तो शायद ऐसा नहीं होता, ये ना बंदी बना पाती। तो बंदूक की बहुत ताकत होती है। बंदूक एक ऐसा हथियार है जो कि शारीरिक रूप से कमजोर और मजबूत इंसान में फर्क नहीं करता है, वो दोनों को बराबर का मौका देता है अपने आप को बचाने का। और ये तीसरी तस्वीर है जो कि दाहिने हाथ में, ये 1962 की तस्वीर है, भारत चीन में जब युद्ध हो रहा था। तो भारत चीन के युद्ध के दौरान जो असम और उधर का नॉर्थ ईस्ट इलाका है वहां पर हमारी सेना हार गई थी, हार के पीछे हटने लग गई थी। तो वहाँ के आम नागरिक जो थे, उसमें औरतें, आदमी, सभी लोगों ने जो भी उनको हथियार वहां मिले आसपास से इकट्ठा करके
और खुद लड़ने के लिए वो तैयार हो गए थे कि उन्हें लगा था कि अगर सैनिक यहाँ आएंगे तो हम उनसे लड़ना पड़ेगा, हमें भागना कोई चारा नहीं, आप भाग भी नहीं सकते इतनी दूर से, यहाँ कहाँ भाग के जाओगे कहाँ। तो उनको लड़ने के लिए उन्होंने बंदूकें उठा ली थी उस समय। तो कहने का मतलब है कि आज भी हमारे पास बहुत कम लोगों के पास बंदूकें हैं। तो उस समय चीन इतना मजबूत देश नहीं था जितना कि आज हो चुका है, आज 40 साल बाद, 50 साल के बाद। और फिर अमेरिका तो बहुत ही मजबूत है। तो कहने का मतलब अगर हमारे देश पे हमला होता है तो हमें अगर बंदूक नहीं हुई या फिर बहुत कम संख्या में हुई जैसा कि आज है, तो हमें बहुत ही बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। और बंदूक होने से एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब नागरिकों के पास बंदूक होती है तो उससे उनका क्या होता है कि वो उसमें इनोवेशन करते हैं, उसमें वो बेहतर हथियार बनाने की ओर प्रोत्साहित होते हैं। जैसे ये पाकिस्तान की तस्वीर है, पाकिस्तान में बहुत से लोगों के पास AK-47 है, वो है तो अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से है, लेकिन होने से फायदा ये हुआ कि वहाँ के बहुत सारे नागरिक हैं वो कि बंदूक बनाना सीख गए, और वो आज की तारीख में AK-47 बिल्कुल जैसे होती है वैसे के वैसे ही बना रहे हैं, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है असली में नकली में। तो AK-47 हम देखा जाए आज भारत के जो मतलब जो फैक्ट्री है वो नहीं बना पा रही हैं। हम AK-47 आज हमें रशिया की मदद लेनी पड़ रही है AK-47 बनाने के लिए। रशिया की कंपनी है वो आके भारत में बनाएगी AK-47 का मतलब एडवांस्ड वर्जन है AK-203, लेकिन हम AK-47 भी नहीं बना पाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो नागरिक हैं, कारीगर, ये बना ले रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ के लोगों के पास बंदूकें हैं। इस वजह से क्या होता है, जो उसमें जब बंदूक देखते हैं बचपन से, वो देख रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, तो उनको मौका मिलता है सीखने का कि इसे बनाया कैसे जाए। इसका बहुत बड़ा फायदा होता है ये कि बंदूक जब होती है तो उसके हमारे जो कारीगर होते हैं उन्हें बनाने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। और जो हम विदेशों से हथियार खरीद के ला रहे हैं देश में, आज इतने करोड़ों रुपए या अरबों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, वो हमारे बचेंगे। तो एक सवाल आता है कि भाई क्या बंदूक जब हम देंगे लोगों को, जो हमारा कानून है उसके अकॉर्डिंग, तो क्या लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे? तो ये बहुत ही इसका जो उदाहरण मूलतः लोग देते हैं वो देते हैं अमेरिका का। अमेरिका से अक्सर खबरें आ जाती हैं कि अमेरिका में किसी ने स्कूल में किसी को मार डाला, या कहीं पे किसी मॉल में घुस के लोगों को मार डाला। तो वैसे तो दुनिया के बहुत सारे देशों में बंदूक रखने का अधिकार है, स्विट्जरलैंड में है, यूरोप के बहुत सारे देशों में है, लेकिन अमेरिका का नाम ज़्यादा आता है, इसलिए मैंने यहाँ अमेरिका का उदाहरण रखा है। बाकी देशों में ऐसा ज़्यादा घटनाएं देखने को नहीं मिली हैं, लेकिन जो अमेरिका का नाम आता है ना, वो भी बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। इतना अमेरिका में भी कुछ नहीं होता है। तो पहले तो ये जान लेते हैं अमेरिका में कितने हथियार हैं। देखिए, अमेरिका में 40 करोड़ बंदूकें हैं। अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है और वहाँ बंदूकों की संख्या 40 करोड़ है। और अमेरिका की जितनी पुलिस है, पुलिस के पास जितने हथियार हैं, जितनी बंदूकें हैं, उनसे 400 गुना ज़्यादा हथियार अमेरिका की जनता के पास है। 400 गुना ज़्यादा। और सेना से 100 गुना ज़्यादा, सेना से भी उनके पास 100 गुना ज़्यादा हथियार अमेरिका की जनता के पास है। और वहाँ के जो लोग हैं हथियार रखने के वैसे कई कारण हैं। कई लोग हथियार शौक में रखते हैं, कई लोगों को हथियार रखने, कलेक्शन करने का शौक है, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो सुरक्षा का है। वो जो अभी तक जानकारी लोगों से वहाँ सर्वे हुआ तो उसमें पाया गया सब लोग सुरक्षा के लिए रखते हैं, और खासकर से 27% महिलाएं और 8% पुरुष जो हथियार रखते हैं वो सुरक्षा की वजह से रखते हैं, कि उनके साथ कोई हमला होता है उनके ऊपर या किसी तरीके का कोई घटना होती है तो उसमें बचने के लिए। अब बात करते हैं नंबर ऑफ डेथ्स की। तो नंबर जो अमेरिका में जो हर साल मौतें होती हैं, तो मुझे ये 2018 का आंकड़ा मिला। तो इसमें देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो हार्ट, बहुत सारी बीमारियां जैसे लोग मरते हैं, तो उनकी वजह से जो मरने वाली संख्या है वो लगभग 20,80,000 है अमेरिका में हर साल मरने वालों की संख्या। जैसे हार्ट डिजीज है, कैंसर है, हार्ट डिजीज से हर साल 6.5 लाख लोग मरते हैं, कैंसर से 6 लाख लगभग मरते हैं, एक्सीडेंट से 1,70,000 के आसपास लोग मरते हैं। ऐसे बहुत सारी बीमारियां, डायबिटीज से 80,000 के आसपास लोग मरते हैं। और सुसाइड से मरते हैं 47,000 लोग मरते हैं। उस सुसाइड में जो मरने वालों की संख्या है वो 82% है गन से मरने वालों की संख्या। 82% लोग गन से सुसाइड करते हैं, बंदूकों से सुसाइड करते हैं। और उसके बाद जो ऐसे मौतें होती हैं जो कि किसी इंसान ने दूसरे इंसान को मार दिया, उनकी संख्या 14,000 है। तो कहने का मतलब है कि जो टोटल जो डेथ होती है हर साल अमेरिका में वो 20,80,000 है, और जो सिर्फ बंदूकों से होती हैं वो 14,000 है। और जो सिर्फ बंदूकों से हो रही है उनमें भी बहुत सारी मौतें ऐसी हैं जिसमें कि मान लीजिए कोई चोर किसी घर में घुसा तो वहां के मालिक ने उसे गोली से मार दिया, घर के मालिक ने। तो इस तरह की मौतें, मतलब चोर घुस रहा है तो चोर की गलती यहाँ पर है, तो उस वजह से उसे मरना पड़ा। उसके पास हथियार नहीं होता तो चोर चोरी करके ले जाता सामान कुछ, या उसे हो सकता उसी आदमी जो घर का मालिक है उसे ही मार डालता चोर। तो इस तरह की मौतों को भी गलत कहना सही नहीं है कि बंदूक से 14,000 लोग मर रहे हैं। फिलहाल अगर देखा जाए कुल प्रतिशत जितने लोग मरते हैं तो वो प्रतिशत बहुत कम है, 0.67% है टोटल का जितने लोग मरते हैं हर साल अमेरिका में। 20,80,000 में से 14,000 लोग ही बंदूक से मरते हैं। और भारत की बात करें तो भारत में एक डिस्ट्रिक्ट है, कुर्ग नाम है, कर्नाटका में, जहाँ पर पिछले 120-140 सालों से बंदूक रखने का अधिकार है लोगों के पास। वहाँ के लोग बिना लाइसेंस के बंदूक खरीद सकते हैं, रख सकते हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ का क्राइम रेट कुर्ग का बहुत कम है।
कुर्ग का क्राइम रेट देखिए 299 अगर आप पढ़ पा रहे हो, और दिल्ली का देखिए 974 है, इंदौर का 769 है, भोपाल का 719 है, जयपुर का 597। तो ऐसे देखिए अगर कुर्ग का कंपैरिजन करें बंदूक यहाँ पर, जहाँ पर लोगों के पास बंदूक है वहां पर मृत्यु दर बहुत कम है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का ये बयान है, होम मिनिस्ट्री का बयान है कि कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में पिछले 100 सालों में बंदूक से एक भी गलत घटना नहीं हुई। एक भी इंसान ने बंदूक दिखा के किसी से चोरी नहीं करी, बंदूक दिखा के किसी के साथ गलत काम नहीं किया आज तक, वहां पिछले 100 साल में ये रिकॉर्ड रहा है। तो कहने का मतलब है बंदूक अगर हम देते हैं आम नागरिकों को तो उससे कोई नकारात्मक ज्यादा घटनाएं नहीं बढ़ने वाली हैं, जितनी हो रही हैं वो तो होती रहेंगी। उसको तो आप वैसे भी नहीं रोक पा रहे हो, अभी भी नहीं रोक पा रहे हो, उसके रोकने के तरीके हैं जूरी कोर्ट कानून वगैरह, लेकिन बंदूक देने से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली ज्यादा। तो अब बात करते हैं जो प्रस्तावित जनमत संग्रह कानून है उसकी बात करते हैं। तो हमने जो प्रस्ताव रखा है उसमें ये होगा कि जैसे ही कानून पास होता है तो सरकार एक जनमत संग्रह कराएगी, रेफरेंडम कराएगी, जिसमें अगर 55% मतदाता इस कानून को लागू करने की सहमति दे देते हैं तभी ये कानून लागू होगा। तो जनमत संग्रह कराने का कारण ये है क्योंकि इसमें बहुत सारी बाध्यताएं हैं कि आपको कितने हथियार रखना अनिवार्य होगा। तो एक तरीके से ये थोड़ा पैसा खर्च करने वाली बात है कि हर इंसान हो सकता है पैसा खर्च करने को तैयार ना हो। इस वजह से हम चाहते हैं कि मतलब लोग अपनी मत दें कि वो रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते हैं। अब इस कानून की जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जितने भी कानून में जो संबंधित मामले होंगे, किसी तरीके की मसला होता है इस कानून के दौरान, कानून के पास होने के बाद बंदूकों को लेकर के, तो उसका जो निपटाना, जितना भी उसकी सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी, वो सारी नागरिकों की जूरी द्वारा होगी। वो जज द्वारा नहीं होगी। नागरिकों की जूरी तय करेगी किसको बंदूक देना है, किसको नहीं देना, ये सब चीजें मसले सारे नागरिकों की जूरी तय करेगी। और उसके बाद ये है कि इसमें कानून जब पास हो जाता है तो जिनके पास 10 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति है, ऐसे युवक, ऐसे वयस्क जिनके पास 10 लाख से ज्यादा की संपत्ति है, उनको कम से कम एक बंदूक रखना पड़ेगा घर में और 100 जिंदा कारतूस घर में रखना अनिवार्य होगा। इसके बाद क्या है कि इस कानून के पास होने के साथ ही प्रधानमंत्री हर एक जिले में, देश में लगभग 734 जिले हैं, उनमें हर एक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट गन ऑफिसर नियुक्ति करेंगे, डीजीओ की, डिस्ट्रिक्ट गन ऑफिसर की, जिला शस्त्र अधिकारी की। और वो जो जिला शस्त्र अधिकारी होगा वोट वापसी पासबुक के दायरे में होगा, और उस पर जो भी मामला, कोई भी उसके खिलाफ शिकायत आती है तो उसकी सुनवाई जूरी मंडल के दायरे में होगी। और जिला शस्त्र अधिकारी का काम ये होगा कि वो, पहला काम तो उसका ये होगा कि वो ट्रेनिंग देने का भी काम करेगा लोगों को, जो हथियार जिनको रखना पड़ेगा उनको ट्रेनिंग देना, हथियार का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब चीज़ें सिखाएगा। और खासकर से जो 22 साल से लेकर 50 साल तक के लोग हैं उनको प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। 2 साल के लिए उन्हें प्रशिक्षण लेना पड़ेगा हथियार का इस्तेमाल संबंधित। इसके बाद एक काम जो डीजीओ करना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि डीजीओ हर हफ्ते हर सप्ताह में कुशाग्र एक मिनट यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये जो है कि नागरिक 2 वर्ष के भीतर प्रशिक्षण अनिवार्य होगा, तो वो प्रशिक्षण 2 साल के लिए नहीं होगा, वो प्रशिक्षण शायद कुछ महीनों के लिए होगा, 1-2 महीने या फिर 3 महीने, पर 2 वर्ष के अंदर उसको लेना ही पड़ेगा, वो है। अच्छा, ओके, हाँ, अच्छा, हाँ, सही बात है। 2 वर्ष के भीतर मतलब उसे लेना पड़ेगा। 2 वर्ष जैसे ही कानून पास होता है, 2 वर्ष के अगले 2 वर्ष में नागरिकों को प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, ये कहने का मतलब है। और इसके बाद जो डीजीओ होगा, जो डिस्ट्रिक्ट गन ऑफिसर होगा, वो क्या करेगा कि हर हफ्ते मतदाता सूची में से 0.01% वयस्क नागरिकों का चयन करेगा, लॉटरी से नाम निकालेगा। 0%, मतलब ये जो प्रतिशत दे रखा है इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए अगर आपके शहर में 10,000 लोग हैं तो उसमें से 10 लोग का नाम वो निकालेगा, और 10 लोग का नाम निकाल के और उनका जो है उनके घर जाएगा, उनके जो डीजीओ को जो कर्मचारी होंगे उसके नीचे काम करने वाले, या डीजीओ खुद भी जा सकता है और जाके देखेगा कि उनके पास जो बंदूक रखी है उनके कारतूस सही सलामत रखे हैं कि नहीं रखे हैं, बंदूक सही सलामत है कि नहीं है। ये उसे हर हफ्ते काम करना पड़ेगा। उसे मतलब एक अकस्मात एक सरप्राइज चेकिंग करनी पड़ेगी डीजीओ को। इसके बाद जैसा बताया कि इस कानून में जो भारतीय नागरिक हैं, वयस्क हैं, उनकी उम्र कम से कम 22 साल ही होनी चाहिए। 22 साल से ऊपर वालों को ही हथियार देने का अधिकार मिलेगा, रखने का अधिकार मिलेगा, उसके नीचे वालों को कोई अधिकार नहीं रहेगा। और जैसे ही कानून पास हो जाता है तो जितने भी तरह की बंदूकें हैं, बहुत तरह की बंदूकें होती हैं, छोटी बंदूकें होती हैं, बड़ी बंदूकें, मध्यम आकार की बंदूकें होती हैं, तो उनको रखने के लिए जिला शस्त्र अधिकारी से पंजीयन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो भी जिला शस्त्र अधिकारी होगा आपके शहर का, उसके पास जाके आपको सारी लिखा पढ़ी करा के उसके बाद आपको बंदूक मिल जाएगी। और कोई भी नागरिक जो है 2 तरह की बंदूकें रख सकता है, कम से कम, मतलब कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2, और 2 से ज़्यादा रखनी है तो उसके लिए फिर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा जिला पुलिस प्रमुख से। तो ये 3 जो है थोड़ा समझने वाली बातें कि 2 बंदूक
आप मैक्सिमम रख सकते हो, 2 के बाद आपको फिर लाइसेंस लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ जैसे ही कानून पास हो जाता है वैसे ही भारत सरकार जो इंसास राइफल है और इसके बाद ये कई तरह की बंदूकें हैं, 303, 202, .22 रिवॉल्वर, और जो भारतीय पुलिस द्वारा जो बंदूकें इस्तेमाल की जा रही हैं जिनका स्तर इंसास से कम का है, उनके डिज़ाइन सार्वजनिक कर देगी, उनके डिज़ाइन को पब्लिक में रख देगी ताकि कोई भी नागरिक उस डिज़ाइन को देख के समझ के उसके तरह की बंदूक बना सके। और जो बंदूक बनाने वाले जो लोग होंगे उनको पंजीकरण करवाना रहेगा, उनको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब वो जाके डीजीओ में या जो भी संबंधित कार्यालय होंगे वहाँ पे जाके उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और उसके बाद वो फिर बंदूक का निर्माण कर सकते हैं, बंदूक के पुर्जे बना सकते हैं, कारतूस बना सकते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट बना सकते हैं, इन सब की फैक्ट्री लगा सकते हैं वो करने की। और साथ ही जैसे ये कानून पास हो जाता है वैसे ही भारत में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं होगी। कोई विदेशी कंपनी अगर भारत में आके बंदूक बनाना चाहती है तो उसको फिर अनुमति नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ भारत के लोग भारत के अंदर ही बंदूक बना सकते हैं, उन्हीं लोग को मौका मिलेगा बंदूक बनाने का। और जैसे कानून पास हो जाता है तो उससे क्या परिवर्तन होंगे, तो परिवर्तन जैसे पहले बताया था, यहाँ पे एक समराइज कर दे रहा हूँ मैं कि चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश से होने वाला जो युद्ध है उसका खतरा हमारा टल जाएगा काफ़ी हद तक। और अगर युद्ध होता भी है तो उसका नुकसान हमें बहुत कम उठाना पड़ेगा। साथ ही भारत हथियारों के विकास में आत्मनिर्भर बन जाएगा, हमें हथियार जो बनाने की कला आ जाएगी, हमारे लोगों को हथियार बनाना सीख जाएंगे बहुत सारे लोग, जिसकी वजह से हमें विदेशों से हथियार बहुत कम खरीदने पड़ेंगे या फिर शायद एक समय के बाद ना भी खरीदने पड़े, हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, हम दूसरे देशों को हथियार बेचना शुरू कर देंगे एक समय आने के बाद से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहेगी लोकल लेवल पे जो देश के अंदर की हमारी जो सरकारें हैं वो लोगों को अनसुना नहीं करेंगी, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उनका हनन नहीं करेंगी, वो लोगों को गंभीरता से लेना शुरू कर देंगी। और खासकर से जो सरकारी अधिकारी हैं, जज हैं, पुलिस हैं, वो बहुत तमीज से पेश आने लगेंगे लोगों से, लोगों के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे जैसा कि आज बहुत ज़्यादा होता है, देखने में आता है। थैंक यू। थैंक यू कुशाग्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने इस कानून को संक्षेप में पर फिर भी बहुत अच्छे से समझाया। अब हम प्रश्न उत्तर का शुरू करते हैं। तो अब मैं चाहूंगी कि आपके एक एक करके आपके जो भी प्रश्न अभी आए हों आपके दिमाग में कि ये पूछ सकते हैं या फिर ऐसा ऐसा क्या दिक्कत आ सकता है इम्प्लीमेंटेशन में या वैसे, तो आप उसको पूछना शुरू कीजिए। यक्षित, कोई प्रश्न अगर लिखा हो चैट में तो आप पढ़ सकते हैं। किसी ने? जी, किसी के पास भी कोई भी प्रश्न हो, क्योंकि ये एक ऐसा ऐसा मुद्दा है जिस पे लेके हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें बहुत सारे प्रश्न आएंगे लोगों के कि ऐसा होने वाला है या ऐसा वहां होता है या यहाँ होता है। तो जो भी आपके मन में प्रश्न हो कृपया पूछना शुरू करें। यक्षित, आप चैट भी देख लीजिए। कुशाग्र, मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो हेलो। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ, क्योंकि एक्चुअली रेस्पॉन्स नहीं आया। 2 क्वेश्चन है मेरे यहाँ पर। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गर्ल्स या कोई भी हो उसके लिए आपने जो एज लिमिट यहाँ लिखी है दैट इज 22 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो जो 22 ईयर्स ओल्ड है, क्योंकि हम अगर देखें जो है स्टेटिस्टिक्स, तो उसमें जो गर्ल्स के साथ में जो कुछ भी है प्रॉब्लम जो है, रेप केस हो गए या उनके साथ में जो कुछ भी हरकतें होती हैं, तो वो इस एज लिमिट की तो होती नहीं है, क्योंकि 22 ईयर्स ओल्ड के बाद में तो वो वैसे भी या तो कॉलेज से निकल चुकी है या स्कूल से भी निकल चुकी है ऑब्वियसली, या मैरिड भी हैं, तो दे हैव अ प्रोटेक्शन कि भाई उनके साथ में या तो उनके फादर हैं या उस टाइम पर शादी हो चुकी है तो उनके हस्बैंड है, ठीक है। तो एज लिमिट ये तो बहुत उसकी बात है, तब तक तो इंसान इतना समझदार भी हो चुका होता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। एज इज, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम तो इससे कम, आप जितना स्टेटिस्टिक देख लें गर्ल्स के साथ जो भी है केसेस होते हैं वो उससे कम एज की गर्ल्स के साथ ज्यादा होते हैं, और जो बड़ी एज की है गर्ल्स 20+ उनके साथ कम होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा यहाँ पर है कि जो आपने जो इसमें ऑफिसर जो अपॉइंट किया है उसके लिए, ठीक है, हम कह रहे हैं कि जो ज्यूरी और हम उसकी बात कर रहे हैं, बट उसके लिए क्रॉस एंड चेक करने का क्या है, कुछ है हमारे पास में कि वो अपना काम हर जो है हफ्ते में जाके चेक कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो आपका नाम बताइए पहले, आपका नाम। मीनाक्षी राठौर, माय नेम इज मीनाक्षी राठौर। मीनाक्षी जी, ये सही बात है कि आप जो बोल रहे हैं वो नाबालिगों के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये सही बात है कि हाँ,
तो ये सही बात है कि नाबालिगों के ऊपर हो रहे अत्याचार को ये कानून ऐसे रोकेगा, ये हम नहीं बोल सकते इसके लिए, क्योंकि वो हम ये नहीं बोल सकते कि नाबालिग के पास हथियार होगा तो वो खुद को बचा लेगा, ये हम नहीं कह रहे हैं। पर ये कानून उन मतलब गन ओनरशिप उन अत्याचारों को रोकता है जहाँ पे कि खुले तौर पे मतलब एक्सीडेंटल चीजों को हम नहीं बोल रहे हैं, पर हम बोल रहे हैं कि कथित रूप से आपका ये जो कहना है कि 22 साल के ऊपर इस तरह की छेड़छाड़ ये नहीं होती, मैं इस पर एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि उसके नहीं ऊपर होती भी है, मैंने ये नहीं बोला, मैंने कहा कि होती है बट कम होती है, रेशो कम है। और आप जी बिल्कुल कम है, तो ये उनको एड्रेस करता है। और मान लीजिए कि जहाँ पे आप एक पिता के साथ रह रही हैं या फिर कोई किसी के भी साथ रह रही हैं, बट ही इज नॉट अ सुपरमैन, तो उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, तो भी वो कैसे प्रोटेक्ट करेगा? अगर कोई बाप जानता है कि उसके बच्चे को कोई खतरा है, पर वो भी अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कैसे करेगा? मैं उन हालातों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे एक बाप को पता भी है कि ये इलाका थोड़ा खतरनाक है, तो वो अगर वो अपनी बच्ची को लेकर भी जाता है तो भी तो उसको खतरा है, उसको भी तो बट खतरा ऑल है। टाइम भी मेरा क्वेश्चन आप नहीं समझे अभी भी प्रॉपरली, क्योंकि जो एजुकेशन का जो टाइम पीरियड है दैट इज 16 + 2 22, तब तक उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। कोई लड़की है तो वो बाहर रह रही है, चाहे वो लड़का है तो वो बाहर रह रहा है। मैं गर्ल्स के ऊपर ही नहीं कह रही हूँ, ये बॉयज के लिए भी है, सबके लिए है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जो मैं बोलना चाह रही हूँ? क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ में ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उन्हें चाकू दिखा दिया या उन्हें कुछ दिखा दिया, तुम्हारा लैपटॉप दे दो, तुम्हारा मोबाइल दे दो, या वो किसी हॉस्टल में ही रह रहा है तो वहीं पर ही कोई घुस गए हैं। क्योंकि आई एम फ्रॉम कोटा, जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ही रहते हैं, वो सुसाइड भी करते हैं। तो वो ये सारी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे मैंने देखी है बच्चों के बीच में, इसलिए मैं ये चीजें एड्रेस कर पा रही हूँ आप लोगों को। जी, तो ये जो चीजें आप बोल रहे हैं वो नाबालिगों के ऊपर अत्याचार की बात कर रहे हैं, ठीक है? हाँ तो बिल्कुल जी, तो नाबालिगों के ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए हम क्या कर सकते हैं? और उनको प्रोटेक्टिव फोर्सेस ही दे सकते हैं, और कोई चारा नहीं है, क्योंकि उसको हम ये कर सकते हैं कि और ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन में उनको रखा जाए, तो यही एक चारा है। तो नहीं, इसमें अमित मैं ये एक और ऐड करना चाहूंगा कि अभी क्या हुआ यूएस में, एक स्कूल में एक बंदा गन लेके आया और उसका मतलब किसी लड़की को वो गन दिखा रहा था, वो नाबालिग था, लेकिन एट द सेम टाइम उसी टाइम किसी दूसरे बंदे के पास, एक लेडीज के पास गन थी, तो उसने उसको प्रोटेक्ट किया। तो कहने का मतलब ये है कि जब बहुत सारे लोगों के पास गन होगी, जो क्राइम करने वाले हैं उनको पता है कि बीच में कोई भी बंदा उसे मिल गया है गन लेके, तो ऑन साइड लड़ाई हो सकती है और उसमें उसकी जान जा सकती है। दूसरी बात ये है कि ये कोई भी कानून, हम जो कानून प्रपोज कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% क्राइम कम हो जाएगा, उसके बाद कोई क्राइम नहीं होगा। मैं 100% की बात बिल्कुल हाँ। बात मैं 100% की कर ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मैक्सिमम क्राइम का जो एज लिमिट है दैट इज 18 to 25, ठीक है? वो नाबालिग भी है और थोड़ा सा वो भी है। हाँ, तो इसका आंसर हाँ, ये है कि जब बहुत सारे लोगों के पास गन होगा, तो कोई ऐसी इंसिडेंट हो रही है, सपोज करो किसी नाबालिग को छेड़ा जा रहा है और उसके आसपास कोई ऐसा बंदा है जिसके पास गन है और उनकी क्रॉस फायरिंग या लड़ाई होती है और उसमें वो लोग मारे जाते हैं, क्रिमिनल मारे जाते हैं, तो क्रिमिनल के पास ही मैसेज जाएगा कि भाई तुम कुछ चोरी कर रहे हो या किसी को छेड़ रहे हो, तो आपको ऐसा बंदा मिल सकता है जिसके पास गन है और वो आपको मार भी सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। तो उस केस में लोगों के जो क्रिमिनल है उनके दिमाग में डर बढ़ेगा। मीनाक्षी, दूसरी बात ये भी है कि आप प्लीज समझिए कि हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा कोई लॉ की बात नहीं कर रहे हैं जो नाबालिगों को गन दे। अभी हम हर लॉ में कुछ क्लॉजेस होते हैं, इस लॉ का क्लॉज है कि पर्टिकुलर एज के बाद मिलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आप नाबालिगों को गन देनी चाहिए उसकी बात है, तो वो एक सेपरेट टॉपिक हो सकता है डिस्कशन का। पर जैसे वरुण ने आपको बताया कि जब सबके पास एक लोग ट्रेंड होते हैं, उनके पास गन होती है, तो एक माहौल ऐसा बनता है कि अगर मैंने किसी को छेड़ा या परेशान किया रोज रोज, तो कोई ना कोई बीच बचाव करने आएगा और वो मुझे मार सकता है। तो एक मैं इसका बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा कि आज बसों में लड़कियां जाती हैं, ट्रेन में जाती हैं, उनके साथ एक जिसके पास हथियार नहीं है, कोई क्रिमिनल ट्रेन में है, वो बहुत बार इसलिए बदतमीजी नहीं करता है क्योंकि वहां पे बहुत सारे आदमी बैठे होते हैं और उसे लगता है कि मैं यहाँ पे बदतमीजी करूंगा सबके सामने तो ये आदमी हो सकता है मेरी पिटाई कर दे या फिर मुझे बस से उतार दे। और ऐसा बहुत बार मैंने देखा है, ट्रेन में किसी लड़की के साथ बदतमीजी हुई तो वहां पे कोई एक ऐसा बंदा था जिसने उसका विरोध किया और सारे लोग खड़े हो गए और उसने ट्रेन से उतार दिया या बस से उतार दिया। अब इस केस को आप दूसरी तरीके से देखो कि सपोज करो ट्रेन, बस में या ऐसे पब्लिक प्लेस में बहुत सारे लोगों के पास हथियार है
और किसी लड़की को कोई गन पॉइंट पे उठाने की कोशिश कर रहा है या नाइफ लेके उसे उठाने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में उसके जान जाने के बहुत सारे चांसेस हैं। लेकिन अभी सपोज करो किसी के पास हथियार नहीं है, तो आप एक गन लेके बस में जाके, ट्रेन में जाके किसी को भी किडनैप कर सकते हो, लड़की को उठा के ले जा सकते हो। और ऐसे बहुत सारे केस हैं जहाँ पे गन पॉइंट पे बहुत सारे लड़कियों को किडनैप किया गया है। हेलो वरुण, थैंक यू। वरुण, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मीनाक्षी जी, आपके पास हम थोड़ी देर में आते हैं। ईशान जी, अगर आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ पाए, क्योंकि आप रोमन में लिख रहे हैं तो इतना शायद समझ नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए। आपके 2-3 क्वेश्चंस हैं। ईशान जी, ईशान सिंगला जी, सर आप सुन पा रहे हैं ईशान जी? हेलो। अच्छा यक्षित, आप अनम्यूट करके जरा उनके क्वेश्चन पढ़ दीजिए। उनके कोई सवाल नहीं है, वो सजेस्ट कर रहे हैं कि वेपन्स होने चाहिए। ठीक है, तो एक ये भी था, हालांकि गणेश ने इसका उत्तर दिया है, पर एक ये भी था कि देश में इतनी गरीबी है तो लोग गन कहाँ से खरीदेंगे इस हालत में? एक मिनट। हेलो। हाँ, तो गन कहाँ से खरीदेंगे, तो इससे ये कानून में प्रावधान है, जैसे आपने देखा कि गन के डिजाइन जो हैं वो पब्लिक कर दिए जाएंगे। उसके बाद भारत में ऑलरेडी बहुत सारे बंदूक के कारीगर हैं। अब क्योंकि ये सब इलीगल है, वो लोग छिप के बनाते हैं। अब क्योंकि वो लीगल हो जाएगा, वो भारी मात्रा में उत्पादन करने लगेंगे। अच्छा, ये नॉइज कहाँ से आ रही है? कोई शायद नया ज्वाइन किया है। वरुण साहब को म्यूट करोगे, फिर अनम्यूट कर। बोलने दो एक बार, अमित जी को बोल। अमित जी बोलिए। अमित जी। हाँ, तो बंदूक मिलेंगे कहाँ से? तो देखिए, इस कानून में प्रावधान है कि जो भारत सरकार जो है वो बहुत सारे बंदूकों के डिजाइन को पब्लिक कर देगी, और जो है कि जब बंदूक बनाना लीगल हो जाएगा, तब बहुत सारे भारत के कारीगर जो लुके छिपे बंदूक बनाते हैं वो ओपनली बना पाएंगे। और आपको पता होगा कि जैसे मोबाइल है, मोबाइल एक समय में लार्ज स्केल पे नहीं बनती थी, वो कुछ ही लोगों के पास मोबाइल रखते थे, तब मोबाइल बहुत महंगी आती थी। जब बहुत सारे लोग मोबाइल यूज करना शुरू कर दिए, तो बेसिकली क्या हुआ कि इनकमिंग कॉल फ्री हो गया, तभी बहुत लोगों ने मोबाइल खरीदना शुरू किया, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन हुआ और मोबाइल सस्ता हो गया। तो सेम चीज बंदूकों के ऊपर भी होगा कि जब बहुत सारे लोग बंदूक, मतलब क्योंकि आप सोचिए कि ये कानून आया तो 50% लोग ऑलरेडी अप्रूव किए होंगे कि बंदूक हाँ होनी चाहिए, और जो कारीगर हैं उनको अभी फ्री अभी मिल गया कि आप जो कर रहे हैं वो लीगल है, तो वो लार्ज स्केल में बंदूकों का उत्पादन कर पाएंगे। और ये लार्ज स्केल उत्पादन की वजह से जो है वो बंदूक सस्ते होंगे। और जो है, मान लो कोई रिच मतलब जो पैसे वाला आदमी है, वो क्या करेगा, एक बंदूक खरीदेगा, वो 1 साल 2 साल बाद हो सकता है एक और बंदूक खरीदे, जैसे लोग आज मोबाइल के साथ करते हैं। जी। उसको छोड़ दिया, फिर एक नया मोबाइल खरीदा, तो उसी तरह वो लोग सेकंड हैंड बंदूक बेचने लगेंगे, जिससे कि क्या है कि बंदूकें सेकंड हैंड भी सस्ती मिलने लगेंगी। इस तरह से बंदूकें बहुत सस्ती मिलने लगेंगी, बंदूकें, कारतूस वगैरह। तो इस तरह से गरीब लोग भी बंदूक खरीद पाएंगे, जैसे आजकल भिखारी के पास भी मोबाइल होता है, उसी तरह। अमित जी, एक प्रश्न और आता है हमेशा इस डिस्कशन में कि अगर घर घर में बंदूक हो जाएगी तो क्राइम रेट बहुत बढ़ जाएगा, शायद उससे लोग बात बात पे बंदूक निकाल लेंगे, या सुसाइड रेट बढ़ जाएगा, और पड़ोसियों के जो झगड़े होते हैं अभी, जो हाथापाई से होते हैं, लोग बंदूकें निकाल लेंगे। तो इस पे थोड़ा सा या कम्युनल जब कोई बात हो जाती है, राइट्स हो जाते हैं, तो लोग बंदूकें लेके निकल पड़ेंगे अपनी बिना सोचे समझे। तो इस पे थोड़ा सा हमें बताइए कि, और थोड़ा सा इसमें रजिस्ट्रेशन की भी बात हमें बताइए। और हाँ, तो रजिस्ट्रेशन मतलब ये है कि अभी आपको एक लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आपको लाइसेंस की परमिशन दी जाती है तभी आप बंदूक रख पाएंगे, वरना आप बंदूक नहीं रख पाएंगे। पर रजिस्ट्रेशन के बाद ये है कि आप सिर्फ सरकार को इन्फॉर्म करेंगे कि मैं बंदूक रख रहा हूँ, वो आपको मना नहीं कर सकता कि आप बंदूक नहीं रख सकते। हाँ, आपके ऊपर ये कोई चार्ज लगा सकते हैं कि ये बंदूक को दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए इनके बंदूक रखने का अधिकार को बंद किया जाए, और वो जूरी के पास जाएगी, और जूरी ही तय करेगी कि मतलब हाँ, इनसे बंदूक रखने का अधिकार छीनना चाहिए या नहीं। पर इन जनरल हर एक आदमी बंदूक रख सकेगा। वो इस केस में उसे छीना जाए, जनरली उसी केस में छीना जाएगा अगर वो व्यक्ति के मतलब एक्टिव कोई मतलब क्राइम इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर चल रही है, या फिर
वो कोई मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है, उसी केस में जूरी वो अधिकार छीन लेगी कि नहीं, उसके पास बंदूक रहना ठीक नहीं है, वरना हर कोई बंदूक रख पाएगा। और जो बात ये है कि मतलब बंदूक होने से हिंसा बढ़ेगी, तो इन जनरल देखिए बंदूक एक निर्जीव वस्तु है, उसमें कोई हिप्नोटिक पावर नहीं है कि उसको पकड़ते ही हिंसा करने की इच्छा होने लगेगी। पर अभी जो हिंसा हो रही है, हो सकता है वही हिंसाएं बंदूक से हो। जैसे जब मोटर गाड़ी नहीं होती थी तो मोटर गाड़ी के एक्सीडेंट नहीं होते थे, पर किसी और तरह से लोग मरते थे। पर जब मोटर गाड़ी आई तब एक्सीडेंट हुए। पर यहाँ पे लोगों के मन में जो डर है कि बंदूक होने से ये होगा, वो इसलिए है क्योंकि लोग गाड़ी की उपयोगिता समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट पहले भी करते थे, एक जगह से दूसरे जगह पहले भी जाते थे, इसलिए भले ही एक्सीडेंट हो लोग गाड़ी यूज करना प्रेफर किए। ठीक है, तो अभी क्या है, लोगों को ऐसा लगता है कि हमको कभी भी खुद का बचाव नहीं करना पड़ेगा, बचाव करने के लिए तो पुलिस है, आर्मी है, इसलिए वो लोग सोचते हैं बंदूक एक खतरनाक चीज है जिसको आ जाने से कोई ना कोई चलाने लगेगा और मर जाएंगे। पर बात यह है कि बंदूक जो है एक पावर इक्वलाइजर है। मतलब एक मान लो बहुत लोग आ रहे हैं और आपके पास बंदूक है, तो उनके पास भी मान लो बंदूक है, पर आपसे गोली चल सकती है और उनसे भी गोली चल सकती है और उनमें से कुछ भी मर सकते हैं। तो वो लोग तो आए हैं लूटपाट करने या फिर आपको डराने धमकाने, तो ऐसे ही उनकी जान गई। आपको तो कोई विकल्प नहीं है, अगर उनके पास बंदूक नहीं होती, आपके पास बंदूक नहीं होती, तो वो एनीवे आपको मार ही डालते। तो आपको तो वैसे भी मरना है, बंदूक हो या ना हो। पर अगर आपके पास बंदूक है तो चांसेस है कि वो लोग चले जाएं, किसी और के पास चले जाएं जिसके पास बंदूक नहीं है। ठीक है, तो जैसे विश्व में आप देखेंगे कि मतलब भारत में अंग्रेजों ने हमला किया वगैरह, तो क्यों हुआ कि वहां पे मतलब उस देशों में इतने लोगों के पास बंदूकें आ गई कि उन्होंने अपने देश को लूटना छोड़ दिया, वो फिर दूसरे देशों पर हमला करने लगे। तो बंदूक जो होती है वो इस तरह की चीजों को घटाती है, ना कि बढ़ाती है। तो मेरा कहना ये होगा। हाँ, पर आज जितनी भी आत्महत्याएं या फिर हत्याएं होती हैं, वो जो चाकू से होती हैं, शायद वही हत्याएं आत्महत्याएं वगैरह बंदूकों से होने लगे। हाँ, ये हो सकती है। अच्छा, इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि जो अभी हमारे यहाँ राइट्स होते हैं या फिर दंगे होते हैं, उसमें क्या होता है कि सपोज करो एक शहर है, तो उस शहर में अगर 1000 गुंडे भी इकट्ठे करे जाएं, सरकार क्या कर सकती है, पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी मतलब एलाइड ग्रुप्स, वो 1000 लोगों को इकट्ठा करके सारे बिजनेस, जितने भी शहर के बिजनेस है, सब में आग लगवा सकता है और लोगों को मजबूर कर सकता है वो घर से बाहर ना निकले। और पुलिस, आपने देखा होगा कि मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली में दंगे हुए हैं। इन दंगों में क्या हुआ है कि सारी की सारी पुलिस जितनी थी वो निहत्ती रही, उनके पास गोली चलाने का भी अधिकार नहीं था, और इतने सारे सिटीजन है उनको मजबूर कर दिया गया अपने घर में घुस के रहने के लिए, और बहुत बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस का नुकसान हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जो दंगे करने वाले लोग हैं ये कुल 100 से 1000 के बीच होते हैं, 100 से 1000 लोग होते हैं जो दंगा करना चाहते हैं। इसके अलावा कोई दंगा करने में कोई किसी को कोई मजा नहीं आता है, सबका अपना बिजनेस है, सबकी शॉप्स हैं, सबके अपने फैमिली वाले हैं, कोई नहीं चाहता है कि दंगों में वो लोग मरे। तो अगर आम पब्लिक के पास हथियार होगा तो ये जो 100 से और जो 1000 लोग हैं, इसके लिए में पुलिस की वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस नहीं क्या करने वाली है। इसको हम खुद ही कंट्रोल कर लेंगे और आप अपने घर को, अपनी फैमिली को और अपने बिजनेस को आराम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वरुण, मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूंगी ताज अटैक्स का। हालांकि वो थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है कि कितने टेररिस्ट थे और कितने लोगों को उन्होंने मार दिया उस वक्त। तो वो एक मतलब छोटी उसमें ये सिंपल सा ये है कि कसाब जो है ऐसे खुलेआम गन फायरिंग कर रहा था, तो अगर वहां पे कुछ लोगों के पास हथियार होते, रेलवे के एम्प्लॉई हैं, अगर उनके पास भी हथियार होते, उन्होंने क्रॉस फायरिंग की होती, तो कसाब शायद वही रेलवे स्टेशन पे ही मारा जा चुका होता, और वो वहां तक जो आपका ताज होटल है उन तक शायद उनकी एंट्री नहीं हो पाती। तो ये भी एक एग्जांपल है। हाँ, ताज होटल के एम्प्लॉइज के पास अगर हथियार होते तो वो ऐसा इतना बड़ा कांड हो ही नहीं पाता। अच्छा वरुण, हमारे पास और क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। अभी 3 लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। एक तो ये है प्रेम सागर गुप्ता जी, ये अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वरुण, मैं एक क्वेश्चन पढ़ दूं फिर आप पूछ लेना, ठीक है? नहीं, पहले मैं कह रहा हूँ जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं उनका क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ये तो लिखे हुए बाद में भी चले जाएंगे। हाँ, प्रेम सागर जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। आप खुद को अनम्यूट कीजिए प्रेम सागर जी, और फिर जो भी कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। ओमकार जी, आप पूछिए, आपका क्या क्वेश्चन है? ओमकार। हाँ, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरा एक्चुअली 10 क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, ओके।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है अच्छा, मेरा आप misuse of- एक पूछिए और बाकी कमेंट डाल दीजिए, हम मतलब आंसर कर देंगे अगर लास्ट में हुआ या फिर मतलब नहीं मैंने पहले डाल पहले दिया अब बट पहले आप सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछिए, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछिए। नहीं वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट। ठीक है ठीक है। कहने दीजिए नहीं तो उनको, मैं लास्ट कहने में ही पूछ देता हूँ, मैं सबका होने दो। नहीं, आप बोल रहे हैं तो एक क्वेश्चन तो पूछ ही दीजिए। ओके, तो जैसे भी फर्स्ट पॉइंट मेरा है कि मिसयूज ऑफ नॉलेज, मतलब आपने बोला है कि ये लॉ ड्राफ्ट पास होने के बाद आप डिजाइन पब्लिक डोमेन में डाल दोगे, ठीक है। तो आपने एक ऐसे कहा है कि पब्लिक डोमेन में डालने के बाद लोग मतलब उनको सीख लेंगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं स्किल डेवलप कर देता हूँ तो एक पॉसिबिलिटी ये रूल आउट नहीं कर सकते कि मैं वो मिसयूज नहीं कर सकता हूँ क्या, कि जैसे मैंने वो स्किल डेवलप कर ली, जैसे मैंने भी इंसास राइफल बना लिया, AK-47 का वर्जन बना लिया, ठीक है। तो मिसयूज इन द सेंस आपने जैसे बोला है कि पब्लिक डोमेन में जब आप डिजाइन डालोगे तो वो नॉलेज का मेरा मिसयूज कैसे नहीं होगा, मतलब ये कैसे गारंटी दोगे आप? नहीं, मिसयूज क्या, किस तरह का मिसयूज वो आप बोलो ना, मिसयूज में आप किस तरह का मिसयूज? मिसयूज मतलब इलीगल बनाना। नहीं, इलीगल क्या, अभी तो लीगल हो गया, कब बनाओ? ये तो उसका आप कंट्रोल कैसे रखोगे जी, कंट्रोल कैसे रखोगे आप एक पॉइंट क्या रिस्क है आपने कि आपने डिजाइन अगर पब्लिक डोमेन में डाल दिया है, ठीक है, तो कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल रजिस्टर करके बना सकता है जी। तो अगर समझो उन्होंने एक इंटरेस्ट डाल दिया अपना एक प्राइवेट, जी। तो अगर समझो उसका सेल्स हिट कर रहे हैं इनिशियल पीरियड के लिए, कोई खरीद नहीं रहा, तो ऐसे कुछ सिचुएशन वो बना देगा ऐसे कि ताकि लोग खरीदे, जैसे आर्म्स लॉबी करती है वर्ल्ड वाइड, ठीक है जी। वो मिसयूज कैसे रोक पाएंगे आप? नहीं, मिसयूज आप किसको बोल रहे हैं, मतलब किस कार्य, किस चीज के डिजाइन, सरकार? डिजाइन नहीं 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 नहीं, उनका डाउट ये है कि हमने डिजाइन जो है वो पब्लिक कर दिया, अभी हर कोई बना सकता है, कोई भी बना सकता है, मैं भी बना सकता हूँ, तो किसी ने भी बना लिया तो वो तो लीगली बना रहे हैं, अभी लॉ ने परमिट कर दिया कि आप बनाओ, हम चाहते हैं कि सब बनाओ, तो फिर मिसयूज आप किस चीज को बोल रहे हैं? जैसे समझो अभी कोई ऐसे नॉर्मल आदमी को डालेगा नहीं नहीं, नॉर्मल आदमी मतलब एबनॉर्मल कैसे है? नॉर्मल मतलब आप क्या बोल रहे हैं? एबनॉर्मल मीन जैसे जिसके पास मतलब इन्वेस्टमेंट है वो इंडस्ट्री सेटअप करने का, जी। तो असुविधा क्या है? क्वेश्चन दोहरा देती हूँ एक बार। इनका क्वेश्चन ये है कि अगर डिजाइन आपने ओपन कर दिया तो कई ऐसी ताकतें हैं हमारे देश में जो कि उसको, उनके पास पैसे भी हैं तो वो उसको मिस यूज करके खूब हथियार इलीगली बना सकती हैं और कहीं पर भी दंगे फसाद वगैरह करवाने की उनकी वो है, मिस यूज कर सकती हैं इस नॉलेज को। मतलब उन्होंने सीख लिया तो अब वो बना रहे हैं, बट अभी भी इलीगली बना के इलीगली लोगों को दे रहे हैं। नहीं, देखिए, बनाना लीगली हो गया तो वो बनाना इलीगल है, वो तो पॉइंट रहा ही नहीं, क्योंकि लीगली है, परमिशन है। जैसे आज आपको आप साबुन बना रहे हो, कोई सोचता है क्या कोई इलीगल साबुन बना रहे हो? नहीं, वो तो लीगल है साबुन बनाना, या फिर कुछ भी, मतलब मान लो आटा बना रहे हो तो वो भी लीगल है, वो तो इलीगल है नहीं। तो आप खाली अपना दुकान का एक रजिस्ट्रेशन डालते हो कि भाई मैंने आटा की मशीन डाली अभी है। समझो अभी प्रिवेलेंट लॉ जो है कि लाइसेंस लेके ही गंद, लेकिन उस तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो अमित जी, मुझे लग रहा है उनका प्रश्न यही है कि वो आपको जो भी हथियार बना रहे हैं वो सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन भी ना कराएं, ठीक है, और वो यूं ही हथियार बनाने शुरू हो जाएं क्योंकि अब उन्होंने डिजाइन सामने है तो सीख लिया है, तो उसका क्या किया जाएगा? इस सरकार के पास तो नॉलेज रहेगी ना उसकी, कौन हथियार बना रहा है। नहीं, इनका सवाल ये है कि अगर कोई जैसे बिना रजिस्ट्रेशन कराए काम शुरू कर देता है बनाना और चुपके चुपके बेचने लग जाता है लोगों के बीच में, तो यहाँ इसका आंसर ये है कि देखिए वो तो आज भी कर सकता है। हमने सरकार ने यहाँ खोला ताकि जो समझदार लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वो ये काम कर सकें। और सरकार जब नहीं ओपन कर रही है मॉडल को, तो वो तो बेईमान लोग तो आज भी वो काम कर रहे हैं, कर सकते हैं। वो तो पाकिस्तान से ले आएंगे मॉडल, कहीं से ले आएंगे जाके, उनको क्या है। पर कोई रजिस्ट्रेशन करेगा क्यों नहीं? क्योंकि आज लाइसेंस लेना पड़ता है और किसी से, और वो लाइसेंस देता नहीं आसानी से,
और लाइसेंस पाने के लिए घूस खिलाना पड़ता है, इसीलिए लोग जो है चोरी छुपे करते हैं बिना लाइसेंस लिए। पर जब रजिस्ट्रेशन सबको ही मिलेगी कि भाई आ जाओ, खाली इन्फॉर्म कर दो कि भाई मैं कर रहा हूँ, तो कोई क्यों नहीं करेगा रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन नहीं करने का कारण क्या हो सकता है? नहीं अमित जी, पर इनका प्रश्न ये है कि कई ऐसी ताकतें हैं देश में जो कि मतलब ईमानदारी से काम नहीं करना चाहती। उनके पास डिजाइन आ गया तो वो देश में, और मान लीजिए उनको बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से फंडिंग आ रही है गलत तरीके के काम यहाँ फैलाने की, तो वो जानबूझ के रजिस्ट्रेशन ना कराएं और बिना रजिस्ट्रेशन किए बना ले और उससे देश में अराजकता फैलाएं। ये प्रश्न है उनका कि वो अभी तो ठीक है, वो लाइसेंस नहीं मिल रहा, उसकी दिक्कत के कारण अच्छे लोग नहीं बना पा रहे, पर जिन लोगों को गलत तरीके से फंडिंग होती है बाहर से कि आप ये गलत काम भारत में करो, तो वो अपना काम कंटिन्यू करेंगे और हो सकता है ज्यादा स्केल पे करें अगर डिजाइन वगैरह सब लीगल हो जाए उनके लिए। मतलब नहीं, बात क्या है, अगर कोई गलत रीजन से भी करना चाहते, जो भी रीजन हो उसका, अगर कोई कुछ भी कारण हो, वैसे जो बंदूक बनाता है उसका एक ही कारण होता है, वो पैसा कमाना चाहता है। वो सब, अगर ये एक बंदूक बनाने वाला है, कोई क्रिमिनल जाएगा वो बोलेगा बंदूक दो, वो बंदूक देगा उसको, कोई अच्छा आदमी जाएगा वो भी उसको बंदूक देगा, उसका लक्ष्य क्या है? पैसा कमाना, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नहीं करने से उसको कोई लॉस, मतलब कोई फायदा नहीं है कि मैं अगर गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन नहीं कराता हूँ तो उसको कोई फायदा नहीं। हाँ, एक फायदा हो सकता है कि गवर्नमेंट बीच बीच में उनसे ये डेटा कलेक्ट करेगी कि आपने कितनी बंदूकें बेची और कौन कौन से लोगों को बेची, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट ये चेक करे कि जितने लोगों ने बंदूकें ली उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं। पर ऐसे चोरी छुप के बंदूक देने से भी उस आदमी का कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उसका लक्ष्य मेनली क्या होता है कि पैसा कमाना। और मान लीजिए आपका क्वेश्चन अगर ये है कि कुछ लोग, अगर मतलब कोई बंदा कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं करता है और चोरी पे कुछ लोगों को बंदूक दे भी देता है और वो लोग भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं क्योंकि वो लोग क्रिमिनल टेंडेंसी के हैं, तो वो तो आज भी कर रहे हैं, आज वही तो कर रहे हैं वो लोग चोरी छुपे करके। अभी क्या है कि जो बुरे लोग हैं उनके पास पहले से ही डिजाइन है, पहले से ही सब कुछ है और वो चला रहे हैं अपना धंधा। और जो अच्छे लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, जिनको बनाना नहीं आता, जो रखना चाहते हैं, उनके पास कोई तरीके ही नहीं है। तो मैं इसका आंसर देना चाहूंगा। मैं मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, वहां पे कट्टे मिलते हैं इलीगल। तो जो अच्छे लोग हैं वो तो कट्टे खरीदते नहीं है, जो जो जिन्हें गुंडागर्दी करनी है, चोरी चकारी करनी है, वो क्या करते हैं, इलीगल तौर से कट्टे खरीद लेते हैं और उन कट्टों का यूज करके, हालांकि वो पावरफुल कट्टे नहीं होते हैं, बहुत पास जाके आपको फायर करना पड़ता है, कई बार मिस फायर भी हो जाता है। तो वहां पे मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप जाओगे, उसके आसपास आपको जाके आप कट्टा खरीदना चाहोगे, कट्टा आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है, जो अभी छोटे छोटे गिरोह हैं जिनकी पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है या फिर किसी राइट ग्रुप से वो नहीं जुड़े हैं, उनके पास भी कट्टे हैं और उन कट्टे से उन्हें जो भी करना है, कट्टे को दिखा के भी उतने डरते हैं लोग जितना वो AK-47 को दिखा के डरते हैं। तो वो काम तो अभी भी हो रहा है, वो काम तो अभी भी हो रहा है। दूसरा, इस कानून का मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हथियार आए। जब ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हथियार आ जाएंगे तो वो किसको हथियार देगा फिर? अब जब सबके पास ही हथियार हैं, चलो हम मान लेते हैं कि 10 साल बाद, कानून के 10 साल आने के बाद 40 करोड़ लोगों के पास हथियार है, तो हम ये मान लेते हैं कि सबके पास हथियार आ गए, तो वो किसको हथियार देगा? सबको हथियार मिल रहे हैं, फिर हथियार देने की जरूरत क्या पड़ेगी किसी को? वरुण, यहाँ पर किसी ने आंसर किया, बहुत अच्छा आंसर मैं पढ़ना चाहती हूँ कि मिसयूज करने के लिए मास प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, जिसके लिए असेंबली लाइन वाली फैक्ट्री का सेटअप चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है सरकार की नजर में आए बिना। मतलब कि अगर आप मास स्केल पे कुछ बनाना चाहते हैं मिसयूज के लिए, तो आपको एक फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। हाँ, अगर आप 100-200 लोगों को देना चाहते हैं यूं ही अलग अलग जगह पे, तो वो काम आज भी चल रहा है। बस मास प्रोडक्शन का मिसयूज नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके लिए फैक्ट्री लगानी पड़ेगी और वो आप बिना सरकार की नजर में आए नहीं कर सकते। निशांत, थैंक यू सो मच। ये आंसर किसने दिया है? निशांत ने। थैंक यू निशांत। मेरा एक सजेशन उस पे ये था कि जैसे अभी एमओस बना रहे हैं, ठीक है, कार्ट्रिजेस, जैसे AK-40 असॉल्ट राइफल्स के लिए बनेंगे या मतलब जो भी मतलब नॉर्मल गन के लिए बनेंगे, ठीक है, तो उसके लिए जो गन पाउडर लगता है या जो मतलब जैसे मतलब बॉम्ब्स हो गए या मतलब बुलेट्स के लिए गन पाउडर लगती है, ठीक है, तो अगर उनका अगर कंट्रोल, अगर वो एक क्लॉज में डाल देंगे, अगर समझो कि जैसे क्वांटिटी है गन पाउडर की, ठीक है, तो अगर वो गवर्नमेंट अगर मॉनिटर कर पाए तो दैट वुड पुट अ कंट्रोल ऑन दिस। नहीं, हम लोग कंट्रोल ही नहीं करना चाहते, हम लोग करते हैं जो जिसको बनाना है बनाओ, बस खाली बता दो कि बना रहे हो। कंट्रोल क्यों करना चाहते हो आप? जैसे अभी तो कंट्रोल है, अभी नहीं। एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट देखिए, एक्सट्रीमिस्ट मान लीजिए एक शहर में कितने हैं, शहर में 10
मतलब 10% लोग एक्सट्रीमिस्ट है, इसके लिए 90% लोगों को सफर करना पड़ता है। अभी 90% लोगों के पास अगर बंदूक आ जाएगी तो ये 10% लोग इनसे डरने लगेंगे कि उनको अपने जान का खतरा होने लगेगा। अभी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट माने कुछ लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, वही लोग सबको डराते हैं। अभी मान लो आप कोई भी है जो, तो वो तो आउट नंबर्ड हो गए। तो आप ये सोल्यूशन अभी रेस्ट्रिक्टेड, सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है, पर वो क्या अचीव कर पा रहे हैं? तो अभी आप बोल रहे हो कि गन पाउडर को रेस्ट्रिक्ट करो, बाद में यही आइडिया है ना, यही लाइन ऑफ थॉट है कि गन पाउडर रेस्ट्रिक्ट करो। गन पाउडर मॉनिटर करने, गन पाउडर मॉनिटर करने बोल रहे हो? हाँ, मॉनिटर करने के लिए तो हम तो बोल रहे हैं कि इसको रजिस्टर करो, मतलब गन को रजिस्टर करो, गन मैन्युफैक्चरिंग को रजिस्टर करो, ताकि अच्छा ओमकार जी, रहेगा इसमें क्या होगा, इस कानून में एक जूरी भी रहेगी। वो अगर किसी को लगता है कि कहीं पे कुछ गलत काम हो रहा है, गलत तरीके से हथियारों को बनाया जा रहा है या मिसयूज किया जा रहा है, तो जूरी उसमें अपना डिसीजन दे सकती है कि हाँ भाई ये यहाँ पे गलत काम कर रहा है। जी, जैसे भी कोई इंसिडेंट वो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर हुआ तो जूरी वो ही कॉन्स्टिट्यूशन की रहेगी क्या दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी की रहेगी? जिले की रहेगी, एक जिले की रहेगी। किसी जिले में कोई इंसिडेंट हेलो, उसी जिले की रहेगी। तो समझो अगर रिलीजन बायस आ गया उसमें तो उसके लिए हमारा स्टेट लेवल की भी जूरी रहेगी। तो उसके बाद आपका अगर आपका सपोज करो आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको लगता है कि सही डिसीजन नहीं हुआ, तो आप स्टेट लेवल की जूरी पे जा सकते हो। आपको 5 डिस्ट्रिक्ट दिए जाएंगे, लॉटरी के हिसाब से चुने जाएंगे, और उनमें से कोई 3 डिस्ट्रिक्ट आप चुन सकते हो, उनमें आपका ट्रायल होगा। और वहां पे अगर वो हुआ तो नेशनल है, फिर आप नेशनल लेवल पे जा सकते हो, स्टेट चुन सकते हो। आपको कहना है कि मुझे यूपी में कराना ही नहीं है, मुझे तो केरला में कराना है या मुझे उत्तरांचल में कराना है, तो आप स्टेट नेशनल लेवल की जूरी के पास जा सकते हो। तो समझो अगर स्टेट लेवल में अगर मेरे अगेंस्ट आता है, ठीक है, तो अगर समझो जैसे आप बोलो कि मैं केरला में कर, तो जो जीती हुई मतलब जो जीती हुई पार्टी है स्टेट में, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रडिक्ट करेगी, क्योंकि वो केरला में अगर मतलब बोलेंगे कि नहीं उधर हम लोग उधर बिलीव नहीं करेंगे, तो नहीं उसका प्रोसीजर देखिए, उसके लिए आपको प्रॉपर ड्राफ्ट करना पड़ेगा कि कैसे निर्णय होगा, कि कौन कौन से स्टेट नेशनल लेवल की जूरी कैसे काम करेगी, वो है। पर इन जनरल ये है कि आपको एक डिस्ट्रिक्ट चूज करने दिया जाएगा, दोनों पक्षों के उसमें रूल्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन से किधर आपका ये ट्रायल हो सकता है, ठीक है। बट बेसिक लाइन हम बता रहे हैं कि आप अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ और 3 डिस्ट्रिक्ट में ये ट्रायल होगा, वो कैसे चूज करने को आपको दिया जाएगा, उसके रूल्स दिए हुए हैं। पर कोई दूसरे अलग डिस्ट्रिक्ट में ये ट्रायल्स होंगे, और आप मतलब फिर वहाँ पे जो डिसीजन होगा वो होगा, फिर उसके ऊपर के लिए आप दूसरे स्टेट लेवल के भी जा सकते हैं। और कंसेंसस नहीं बना तो ओमकार, अमित जी एक सेकंड। ओमकार, देखिए आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो जूरी कैसे काम करेगी और कैसे नहीं काम करेगी उसके ऊपर है, कि ये नहीं माना और उसने नहीं माना और इसने नहीं माना। तो उसके लिए आपको हम अपने जितने भी लॉ ड्राफ्ट्स हैं, लॉ ड्राफ्ट अगर आपको पढ़ने में दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपको इसमें ओमकार जी मैं ये आंसर देना चाहूंगा कि कोई भी कानून, जितने भी कानून हम प्रपोज कर रहे हैं, हम ये गारंटी नहीं कर रहे हैं उसमें 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उससे आप कंपेयर करें और उसमें देखें कि ये कानून उससे कितना बेहतर है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग कानून है जिसमें सिर्फ जज डिसीजन ले रहा है, तो जज तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, आप तीनों पे जाओगे, जज करप्ट है, वो बिक चुका है, वो आपके फेवर में डिसीजन देगा ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। लेकिन अगर जूरी बैठ रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आप सहमत नहीं हो तो आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हो, फिर आप स्टेट चूज कर सकते हो, तो वहां पे आपके पास चांस मिल रहा है। और वहां पे जो जूरी बैठ रही है वो बायस्ड नहीं है कहीं से कहीं तक भी, तो वहां पे चांसेस हैं कि आपको फेयर डिसीजन मिले। और हो सकता है आपको फेयर डिसीजन ना मिले, ऐसा भी हो सकता है, 0.01% चांसेस हैं, कोई गारंटी नहीं है कि 100% ये कानून सब कुछ फिक्स कर देगा। फिर भी जी आपको सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले आप इसको पढ़ लें, समझ लें, और फिर उसके बाद आपके जो प्रश्न होंगे जूरी। सुदीप कुमार जी का कोई सवाल है? सुदीप कुमार जी आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वरुण आगे भी कुछ क्वेश्चंस है, पहले ले लें वो जो पीछे छूट गए हमारे। ठीक है, ठीक है, तो एक सेकंड मैं ये और क्वेश्चंस ले रही हूँ। तो यहाँ पर एक पेड मीडिया का क्वेश्चन आया था ध्रुव पटेल जी का, कि मीडिया में पूरा कंट्रोल यूएसए यूके आर्म मैन्युफैक्चरर्स का है, तो जब भारत का मीडिया
पे कंट्रोल नहीं करता, तब तक ये कानून लाना मुश्किल है, क्योंकि मीडिया हमें हिंदू मुस्लिम समुदायों के विवाद में लड़ा सकता है। अच्छा, ये इसका आंसर ये है कि पहले तो ये मुद्दा बाद की बात है कि ये कानून कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। फिलहाल हम जो लोग वेबिनार में जुड़े हैं उनको हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कानून जरूरी है। अगर वो लोग एग्री कर जाते हैं कि हाँ ये कानून जरूरी है, फिर हम आगे डिस्कस कर सकते हैं कि ये कानून आना चाहिए नहीं आना, कैसे आएगा, मतलब वो कैसे आएगा वो बाद का सवाल है। फिलहाल तो हमारा जो टॉपिक है कि ये कानून जरूरी क्यों, तो हमें क्यों लाना जरूरी है। अगर इस पे सब एग्री करेंगे तब इसके बाद हम जो लोग एग्री करेंगे उनको हम बता सकते हैं कि पेड मीडिया को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। कोई और सवाल है? ठीक है, मैं आपने जो सुदीप कुमार हैं, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। सुदीप कुमार जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछिए जो पूछना है। जी नमस्कार, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि सरकार अनसुना कर देगी, मतलब अनसुना करती है अभी। अगर हमारे पास बंदूकें होगी तो सरकार जो है अनसुना नहीं करेगी, तो ये पॉइंट में समझ नहीं पाया। जी देखिए, अभी जो है सरकार को पता है कि एक्सट्रीम केस में कोई भी आर्म्ड रिवोल्ट नहीं हो पाएगा। जैसे आपने अभी देखा होगा कि भारत में लॉकडाउन हुआ, ठीक है, तो भारत में जो लॉकडाउन हुआ बहुत जगह जो है पुलिस लोगों को पीटने लगी, जबकि पुलिस के पास कोई भी न्यायिक क्षमता नहीं है किसी को पीटे। वो अरेस्ट कर सकती है, अगर आप लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं तो वो आपको अरेस्ट कर सकती है, आपका चालान काट सकती है या फिर आपको जेल ले जा सकती है मतलब जेल माने थाने ले जा सकती है, वहां पे हवालात पे रख सकती है। पर जो है पुलिस को मारने पीटने का कोई अधिकार नहीं है। पर ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए जहां पे पुलिस ने अपनी भड़ास निकाली। मतलब ओडिशा का एक बंदा था गुजरात में, वो शायद कुछ मतलब श्रमिक स्पेशल ट्रेन की बिक्री में कुछ धांधली हो रही थी, तो उसने उसके अगेंस्ट स्टैंड लिया था। तो पुलिस ने उसके घर घुसा, उसको उठा के ले गया, उसको थाने ले गया और पीट पीट के मार दिया। ठीक है, अभी तो आपने चेन्नई का इंसिडेंट सुना होगा जहाँ पे एक दुकानदार ने शायद 1 घंटा ज्यादा दुकान खुला रखा था, तो उसको पुलिस ने उसके और उसके बेटे को पीट पीट के मार दिया। और देखो ये सारे वीडियो जो है यूट्यूब पे खुलेआम घूम रहे हैं पुलिस बिंदास है, मतलब पुलिस दिखाना चाहती है देखो हम तुम्हारा क्या हाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूँ वहां पे एक फैक्ट्री थी, और उस फैक्ट्री में कुछ चल रहा होगा पंगा, तो वहां का लोकल पॉलिटिशियन वहां पे जाता है फैक्ट्री में और वो थप्पड़ मारना स्टार्ट करता है, और जो भी उसे मिलता है फैक्ट्री में शुरू से लेके आखिर तक वो सबको थप्पड़ मारता चला जाता है। वो बाहुबली था वहां का पॉलिटिशियन, और वो लोग उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पाए। पुलिस तो कुछ कर ही नहीं पा रही थी क्योंकि वो काफी बड़ा पॉलिटिशियन था वहां पे। तो अगर सपोज करो वहां पे लोगों के पास हथियार होते तो वो 100 बार सोचता कि एक बंदे को भी गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने तेरे ऊपर फायर कर दिया तो तेरी जान जा सकती है। और सबको अपनी जान प्यारी है, चाहे वो कोई भी है। अगर आप सपोज करो आपको किसी नेता ने आपको थप्पड़ मारा तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, उसे कोर्ट में ले जाओगे। अब वो उसे पता है कि कोर्ट को कैसे उसे मैनेज करना है, वो केस को 10 साल तक ले जाएगा, 20 साल तक ले जाएगा। लेकिन अगर गलती से उसने आपको गोली मार दी और उसकी जान चलेगी तो कोई कोर्ट उसे बचा नहीं सकता, कोई उसको जिंदा नहीं कर सकता है, फिर उसकी जान चलेगी। और मुझे लगता है दुनिया में सबको अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियन है या कोई भी बंदा है, चाहे वो करप्ट है चाहे वो नॉन करप्ट है, सबको अपनी जान प्यारी है। देखिए जो भी सरकारें होती हैं वो पॉलिसी बनाते बनाते वो ये जरूर सोचती हैं कि इसका रिएक्शन क्या होगा तो भारत में चलो सरकार है, वो सोचती है कि मतलब कोई भी सरकार हो वो देखती है कि भाई भारत में तो ज्यादातर लोगों के पास बंदूक नहीं है, वो ज्यादातर क्या करेंगे, रास्ते पे आएंगे, मोमबत्तियां चलाएंगे, पुलिस आएगी पीटेगी, भाग जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो कितने भी खराब से खराब कानून वो एक मिनट हेलो हाँ वो धीरे धीरे करके डालते जाती है। पर अभी जैसे अमेरिका में लॉकडाउन हुआ तो अमेरिका में क्या हुआ कि लोग जो है बंदूकें पकड़ के रास्ते पे चलने लगे विरोध प्रदर्शन में। उन्होंने चलाया नहीं, किसी को मारा नहीं, पर चलने लगे ये दिखाने के लिए कि आपके साथ क्या हो सकता है, सरकार को दिखाने के लिए। तो जो है वहां पे उन्होंने मतलब धीरे धीरे ईज आउट हो गए और ट्रंप ने जो है वो नेशनल गार्ड को आदेश दिया कि जो प्रदर्शनकारी है उनको दबाने के लिए नेशनल गार्ड को मतलब बल प्रयोग करना चाहिए, सेना बुला के उनको दबाना चाहिए। बहुत सारे गवर्नर एग्री नहीं हुए, पर ट्रंप ने ये बोला है, ये चीज पब्लिक हो गई। तो क्या हुआ कि जो प्रदर्शनकारी थे वो लोग बंदूकें लेके गवर्नर हाउस के अंदर घुस गए बंदूकें लेकर, और वहां पे जाके मतलब यहाँ तक कि व्हाइट हाउस तक घुस गए और ट्रंप को लेके बंकर में घुसना पड़ा। तो ट्रंप और या फिर भारत या फिर जो यूएस के राष्ट्रपति हैं
वो फिर कभी इस तरह के आदेश देने से पहले 100 बार सोचेंगे कि मेरे साथ क्या हो सकता है। इस बार लोगों से बंदूक लेके आए थे, चलाए नहीं, और अगली बार हो सकता है मुझे मार ही डाले। ठीक है। अच्छा, इसमें तो इसमें इस मैं तरह एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि 1931 में अगर आप कराची अधिवेशन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने और एक और नेता थे जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने अपने जो उसमें प्रॉमिस किया था कि हम सबको गन देने का कानून बनाएंगे। और ये आवाज उठाई थी भगत सिंह ने। भगत सिंह तब क्रांतिकारी थे, उन्होंने कहा था कि जितने भी आम लोग हैं उनको वेपनाइज किया जाए, उनको हथियार दिया जाए। और वो आवाज इतनी आगे बढ़ी थी, वो मूवमेंट इतना आगे बढ़ गया था कि गांधी को, नेहरू को, वल्लभ भाई पटेल को झूठ मूठ बोलना पड़ा था पब्लिक के सामने आके कि हाँ ठीक है, हम सबको हथियार देंगे। बाद में उन्होंने वो कानून नहीं पास करा, वो मतलब यू टर्न ले लिया उन्होंने, वो बात अलग थी। तो ये डिमांड कोई आज की नहीं है कि हम आज कर रहे हैं, ये भगत सिंह के टाइम से ये डिमांड चल रही है। और गांधी जैसे नेता जो अहिंसा में बिलीव करते थे, उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि भाई सबके पास हथियार होना चाहिए। और जब ये देश गुलाम बना, जब देश गुलाम बना, तब भी एक तरह की सरकार थी यहाँ पे, अंग्रेजों ने एक तरह की सरकार बनाई थी और वो कानून बना के ही लूटते थे। और लोग उसका विरोध इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि कुल 80,000 जो सैनिक थे उनके पास हथियार थे, और हम शायद 30 करोड़ लोग थे जिनके पास हथियार नहीं था। और कल को सरकार कोई भी ऐसा कानून बना सकती है जिसमें वो आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर सकती है, आपसे पैसा ले सकती है, आपका टैक्स बढ़ा सकती है, जो अनरीजनेबल है, और उसके अगेंस्ट आप कोई विरोध नहीं कर सकते हो। इसमें एक और क्वेश्चन आता है, कि अगर हम बंदूक रखना चालू कर दें, मतलब सरकार अगर हमें परमिशन दे देती है बंदूक रखने के लिए, तो फिर क्या सरकार हमारे सामने आएगी? क्योंकि हमारे पास बंदूक होंगे। अगर हम उनके सामने जाएंगे, मान लीजिए कोई मीटिंग हो रही है, उसमें सरकार वाले कोई भी लीडर आ रहा है, तो फिर तो वो वहाँ आने को भी डरेगा कि हमारे पास बंदूक है। अगर मान लीजिए मेरे को किसी सरकार महाराज, जैसे मान लीजिए मैं ममता बनर्जी को मैं पसंद नहीं करता हूँ, उससे गोली मार देना चाहता हूँ, अगर मुझे परमिशन होगा कि मैं उस मीटिंग में बंदूक लेके जा सकता हूँ, तो फिर मैं तो फिर वो तो आने को डरेगी फिर। नहीं, पर आप बंदूक चलाएंगे, फिर आपको तो अरेस्ट कर लिया जाएगा। आप क्या इस हद तक हेट करते हैं कि उसको मार ही डालें? जैसे कि यूएस जितने देशों में मतलब बंदूकें हैं, वहां पे क्या नेता सरेआम मारे जाते हैं? तो उस नेता को ऐसे काम ही नहीं करने चाहिए कि ऐसे लोग बन जाएं जो कि उसको मार ही डालें। तो आप बोले कोई ना कोई तो होगा मार देगा, तो उसकी व्यवस्था तो होती ही रहेगी कि भाई मतलब उस जगह वैसी गैदरिंग पर जितने भी देश हैं जहाँ पे बंदूकें रखना अलाउड है। इसका आंसर ये है कि अगर आप किसी आदमी को इतनी हद तक नफरत करते हैं कि उसे मार सकते हैं, तो आप अभी भी हथियार का अरेंज कर सकते हो, अभी भी आप हथियार कहीं ना कहीं से ले आओगे और उसे मार दोगे। अगर आप किसी को इतनी नफरत करते हो, चाहे आप पैसा दे के कहीं से भी इलीगल तरीके से आप हथियार अरेंज कर लोगे। हाँ, ये और तो अभी है। भी आप अगर अभी भी अगर आप हथियार चलाओगे तो अरेस्ट होगे, सभी भी अरेस्ट होगे। हाँ, लेकिन अभी क्या है, अभी थोड़ा सिचुएशन क्रिटिकल है, तब क्या है, तब बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हाँ, अभी तो मुझे वहां तक ले उसका आंसर ये है, सपोज करो एक बैठक है जिसमें वो बंदा बंदूक लेके आया है जो नेता को गोली मारना चाहता है, और उसमें और लोग हैं जिनके पास भी बंदूक है। तो जैसे ही लोगों को लगेगा कि ये फायर करने वाला है, तो वहां पे क्रॉस फायरिंग में शायद वो पहले मारा जाए, उसको मौका ही ना मिले वहां तक फायर करने का, क्योंकि और लोगों के पास भी बंदूक होगी वहां पे। आप ये बात समझिए। और नेता को बचाने के बहुत उपाय है ना, वो तो बुलेट प्रूफ कांच के अंदर खड़े हो सकते हैं, बहुत सारी उपाय है, पर ऐसी जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि जितने देश हैं जहाँ पे बंदूक अलाउड है, वहां भी तो सभा समितियां होती रहती है, कहाँ ऐसे कोई चला देता है, सबको मतलब भय रहता है। क्योंकि ये चीज है, बंदूक रहने से नेताएं जो है अपना मनमानी जो कर रहे हैं कि मैं अपने राज्य में ये करूंगा वो करूंगा, मंदिर तोड़वा दे रहे करें, तो ये काम करेंगे नहीं, वो डरेंगे। वो अपनी बात बहुत पोलाइटली आपके सामने रखेगा, आपसे माफी मांगेगा, आपको कहेगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। अभी क्या है, इलेक्शन जीतने के बाद आप नेता से बात करके देखो, वो आपसे साथ गुंडागर्दी करेगा। इलेक्शन से पहले वो आपसे सही से बात करेगा, इलेक्शन की जीतने के बाद आप किसी नेता से मिलने जाओ या उसका तुम मीडिया में भी कुछ बात करोगे तो वो ऐसा लगेगा कोई गुंडा बात कर रहा है आपसे, वो कहेगा नहीं हम तो ये नहीं करेंगे, ठीक है नहीं। या वो कहेगा आप तो दूसरी पार्टी के बंदे हो, वो कह देगा तुम तो कांग्रेस के बंदे हो या सपा के बंदे हो, वो आपसे ऐसे बात करेगा। वो ये भी कह देते हैं कि वो एरिया मेरे अंडर पे नहीं आता है, वहाँ पे तो दूसरा पार्टी का चलता है, ये होता है। और एक क्वेश्चन है मेरा, अगर मान लीजिए कहीं पे मान लीजिए कि किसी के पिता का कोई मार देता है, मान लीजिए किसी के पिता कोई मार देता है, तो उसका जो बच्चा है, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, जो नाबालिग है, उसने क्या किया, उसने हथियार उठाया और उस व्यक्ति को जाके मार देता है। जबकि ये सही है कि उसने मतलब उसका पिता कोई दोष नहीं किया था, लेकिन फिर भी किसी भी थोड़ा मेड़े जो भी अनबन हुआ उसमें उसने गोली मार दी उस आदमी को, और उसका बेटा ने जाके उसको गोली मार दिया। तो इसमें इसके लिए क्या कानून का प्रावधान होंगे, जबकि वो नाबालिग है?
देखिए आजकल जो है वो प्रतिहिंसा के ऊपर विषय में आप बोल रहे हो। दो चीजें हो सकते हैं, प्रतिहिंसा या फिर सेल्फ डिफेंस। प्रतिहिंसा क्या है कि किसी ने आपके पिता को मार दिया और वो चला गया उस समय के बाद, तो आप अभी आपके अंदर प्रतिशोध की भावना आती है, तो आप उसको मारने जाते हैं, ठीक है। वो प्रतिहिंसा, अब देखो कोई अगर संकी है वो मारना ही चाहता है छोटी चीज के लिए, कि मेरा केक ले गया तो मैं उसे मार दूंगा, तो ऐसे संकी लोग तो कम होंगे। पर ऐसी मनोस्थिति उस देश में ज्यादा होती है जिस देश में लोगों का न्याय तंत्र के ऊपर भरोसा नहीं रहता। उनको ऐसा लगता है कि मैं अगर इस आदमी को मतलब कोर्ट ले जाऊंगा तो उसको उचित पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तभी वो लोग खुद जाके ये चीज करने की मतलब उनमें ये मानसिकता बनती है कि मैं जाके मार देता हूँ, क्योंकि उनको लगता है ये कोर्ट कुछ करेगी नहीं, कुछ नहीं करे, पुलिस कुछ करेगी नहीं। तो इसलिए हमने जूरी कोर्ट दिया है, जिसके लिए एक ये जो प्रतिहिंसा का भाव कम होगा लोगों में। और दूसरा है कि सेल्फ डिफेंस। मान लो आप हो और आपके पिता है, ठीक है, कोई बंदा आके आपके पिताजी के ऊपर बंदूक तान देता है, तो आपको पता है कि वो अभी आपके पिताजी को मार डालेगा, तो अभी आप अपने पिताजी को बताने के लिए उसको भी बंदूक दिखाते हो और बोलते हो अब चले जाओ वरना आप मार डालूंगा। अब यहाँ पे सिचुएशन में गर्मा गर्मी में आप गोली चला देते हो और वो मर जाता है इसके, या फिर वो गोली चलाता है और आपके पिताजी को लगता है और आपको लगता है कि ये तो अभी मेरे को भी मार देगा और आपने मार दिया उसको। मतलब अच्छा हो सकता है उसने गोली चलाई और आपके पिताजी मर गए या फिर आपके पिताजी घायल हो गए और आपने उसको भी मार दिया, ठीक है, तो वो सेल्फ डिफेंस में आता है। तो इसके लिए आईपीसी में ऑलरेडी कानून बनाया हुआ है कि अगर आप सेल्फ डिफेंस में मारते हो तो वो एक क्राइम नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आपको कुछ नहीं होगा, आपने सेल्फ डिफेंस में मारा है तो फिर आपको छोड़ देगी जूरी, आपकी हियरिंग हो सकती है पर उसमें आपको छोड़ देगी क्योंकि आपने सेल्फ डिफेंस में किया है। आपको पिताजी को बचाना भी सेल्फ डिफेंस है, आप खुद को बचाना, खुद के परिवार को बचाना, खुद की संपत्ति को बचाना भी सेल्फ डिफेंस ही है। अच्छा, इसमें मैं एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि जो हम कोशिश कर रहे हैं अपने हथियार बनाने की, कि यहाँ पे जो ऑटोमेटिक वेपन्स हैं वो इम्पॉसिबल है जब तक ये गन वाला कानून पास नहीं होगा, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री जो चलती है वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। जब यहाँ पे लोग डिमांड करेंगे गन बनाने की, कहेंगे कि हमारे पास गन होनी चाहिए, तो यहाँ पे छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगेंगी, उनमें इनोवेशन होगा और कल को वही फैक्ट्रीज बड़े बड़े हथियार बनाएंगी, बड़े बड़े वेपन करेंगे। मतलब मैं जिस एरिया से रिलेट करता हूँ वहाँ पे भी कई ऐसे, मतलब वो तो मैं कह नहीं सकता एरिया का नाम, वहाँ पे भी लोग जो आम लोग है गांव वाले ही है जो बनाते हैं, वो देसी जुगाड़ लगा के गन बनाते हैं। तो वो क्या है ना, अब अगर इसका परमिशन हमें मिल जाती है तो हम उसको वाइडली बना सकते हैं। हो सकता है कि नए नए वेपन्स हमारे पास आएंगे तो हम उसको खोल खोल के पार्ट देख सकते हैं और उसको सोच सकते हैं कि कैसे इसको और अच्छा से डिजाइन किया जा सकता है। बिल्कुल। और इसमें आप रिसेंट एग्जांपल अफगानिस्तान का ले सकते हो। अफगानिस्तान में मुझे लगता है हमसे तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन वहां सबके पास हथियार है, इसीलिए वो जो अमेरिका वहां पे लड़ाई कर रहा है, एट लास्ट उसको अमेरिका को वो छोड़ना पड़ा क्योंकि वहां के लोगों के पास बहुत हथियार है। और वही सिचुएशन आप इंडिया को लो कि जब देश गुलाम था तो करीब 30 करोड़ लोग थे और 80,000 लोगों ने गुलाम बना के रखा क्योंकि हमारे पास हथियार नहीं थे। जी हेलो, वो जुवेनाइल का पॉइंट एड्रेस नहीं किया मुद्दा है, इसमें तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ क्योंकि जो कोई कुछ और सवाल पूछ रहा है। जुवेनाइल का पॉइंट आपने एड्रेस नहीं किया, जुवेनाइल अगर रहेगा तो। हाँ, तो जुवेनाइल का पॉइंट हमने एड्रेस किया, उसका यही सोल्यूशन है, उनको और प्रोटेक्शन दिया जाए। जैसे और मतलब जुवेनाइल में हमने बोला कि जुवेनाइल जो है उसको कोई बचाएगा ही, दूसरा व्यक्ति ही बचाएगा, जुवेनाइल खुद को तो नहीं बचा सकता। तो जो आज के केस में है उससे बेहतरी ये होगी कि मान लो कोई जुवेनाइल हॉस्टल में रह रहा है तो उसका जो गार्ड है उसके पास अभी सिर्फ ठेंगा है, तो उसके पास बंदूक रह सकती है क्योंकि वो बंदूक अभी खरीद नहीं सकता, तो वो बंदूक नहीं रख सकता, तो वो बंदूक वाला होगा। बोल रहा हूँ अगर क्राइम जुवेनाइल कर रहेगा तो अगर क्राइम जुवेनाइल करेगा तो उसके लिए देखिए हमारी जो जूरी कोर्ट होगी वो जूरी कोर्ट खुद तय करेगी कि वो जो जुवेनाइल ने जो काम किया है वो सच में जुवेनाइल मेंटालिटी में किया है या फिर वो उसमें इतनी क्षमता है कि वो एक प्री प्लान्ड काम कर रहा है। तो अगर जुवेनाइल ने वो क्राइम किया है तो उसको तो वहीं आज जो है वो बाल सुधार केंद्र ले लिया जाएगा, उसको दूसरी चीजें की जाएगी, वो इसकी मानसिकता ऐसे क्यों बनी, उसको बंदूक कैसे मिला, तो वो एक गलती की तरह माना जाएगा। उसने मतलब उसको पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है, वो सच में जुवेनाइल है। पर ऐसे बहुत जुवेनाइल हैं जो कि उनमें ठीक मतलब वो उनको मतलब उनमें ये है कि वो क्या कर रहे हैं, तो उनको सजा होगी। बात क्या है कि जुवेनाइल जो एज है वो एज कितने वर्ष में किसको जुवेनाइल माना जाए वो आज जज तय करते हैं और वो कानून भी जो है वो जज ही निर्धारित करते हैं। तो अभी जो है वो जूरी के पास रहेगी।
तो ये है हमारा है। अच्छा, इसमें कोई हाँ एक और क्वेश्चन था। मुझे लगता है कि जैसे कि बंदूक रखने का सबको अधिकार है, दे रहे हैं हम लोग इस कानून के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा मानसिकता भी टेस्ट कर लेनी चाहिए। जैसे कि कोई बंदा जब वो लाइसेंस का रिक्वेस्ट डालेगा तो उसकी मानसिकता भी टेस्ट करनी चाहिए कि ये कितने उग्र भाव के हैं, क्योंकि ज्यादा उग्र भाव के लोग आजकल देखने को तो बहुत मिल जाते हैं, बात बात पे लड़ने मारने के लिए उतारू हो जाते हैं, तो वो तो वहाँ पे बंदूक निकाल लेगा तुरंत। नहीं, पर कैसे टेस्ट करेंगे कौन उग्र भाव के है, नहीं, कैसे उसमें नहीं? उसमें ये हो सकता है, सपोज करो आपके पड़ोस में कोई बंदूक ले आया और आपको लगता है कि ये के पास बंदूक नहीं होनी चाहिए, तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, जूरी डिसाइड करेगी कि उसके पास वो बंदूक रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए। जी हाँ, जी ये हो सकती है, क्योंकि अभी हमारे हाँ। पास ये भी है, जैसे कि एक्स आर्मी मैन है, उनके बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको नहीं दिया जाता बंदूक, जिनको ये कहा जाता है कि नहीं आप तो बहुत ज्यादा उग्र भाव के हो, आपको हम बंदूक नहीं दे सकते क्योंकि आप कहीं भी गोली चला सकते हो। हाँ, ये जूरी कर सकती है ना, ये बंदूक को आपको पता है कि आपका पड़ोसी उग्र भाव का है, तो आप जाके जूरी को बोलोगे कि ये उग्र भाव का है, उसको बंदूक मत दो, तो वो फिर वो जूरी तय करेगी कि उसको बंदूक देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। वो जूरी के सामने उसका टेस्ट होगा, और जिस तरह के टेस्ट हो सकते हैं वो लोग करेंगे, जो भी टेस्ट अवेलेबल है। जी जी जी, ठीक है। धन्यवाद। अच्छा, अभी अभी आपके काफी क्वेश्चन हो गए। अभी जो नेक्स्ट है जैक ओशो है, ये कुछ पूछना चाहते हैं। जैक ओशो जी जैक ओशो, आप सुन पा रहे हैं? अच्छा, भोला प्रसाद अग्रवाल, आपको कुछ पूछना है तो आप माइक को अनम्यूट करें। भोला प्रसाद अग्रवाल। सतनाम जी, कोई चैट में है क्या क्वेश्चन, तो वो उठा सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है, एक सेकंड मैं पढ़ लेती हूँ, एक मिनट। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, ये लिखा है कि यह हथियार रखने के कानून और राइट टू रिकॉल मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, ये दोनों कानून में प्राथमिकता किस कानून को दिया जाए, क्योंकि मीडिया हमें मिसगाइड करेगी अगर हम ये आगे लेके चलते हैं। तो मतलब मीडिया ये ऐसा फैलाएगी कि ये कानून मतलब लोगों को मारने, दंगे वंगे के सहायक होगा, पर ऐसा नहीं है। तो दोनों में से कौन से कानून को हमें प्राथमिकता देके आगे लेके जाना चाहिए? किन्होंने पूछा है, नाम बताएंगे इनका, किन्होंने क्वेश्चन पूछा है? हाँ, मैं नाम बताती हूँ। ये क्वेश्चन है ध्रुव पटेल जी का। अच्छा, अमित जी, अच्छा, आप तो दीजिए मेरे आंसर हिसाब इसका। से देखिए, हाँ, जो मेरे हिसाब से प्राथमिकता तो सबके पर्सनल है, हम बोलेंगे इसको देनी चाहिए तो आप किसी को भी प्राथमिकता दे सकते हैं। बात यह है कि ज्यादातर लोग जिसको प्राथमिकता देंगे वो कानून सबसे पहले आएगा। पर अगर आपकी ये सोच है कि भाई मीडिया मिसगाइड करेगी और दंगे होने लगेंगे, तो ये मेरे से गलतफहमी है। ये गलतफहमी है कि मतलब मीडिया मतलब मिसगाइड करती है और उसके वजह से दंगे हो जाते हैं। दंगे इसीलिए होते हैं क्योंकि कुछ समय के लिए उस जगह की पुलिस को चुप रहने के लिए बोल दिया जाता है पॉलिटिकल पावर यूज करके, वरना दंगे होने असंभव है। अगर कुछ हाँ, इलाके में इसमें पुलिस को कुछ समय के लिए को कंप्लीट करने दो प्लीज, अमित को। हाँ हाँ, तो वो अगर कुछ समय के लिए पुलिस कोई एक्शन लेना बंद कर देती है, या फिर कोई इस तरह का बड़ा आर्म्ड ग्रुप आ जाता है वहां पे, जो कि पुलिस के बस में ही नहीं है कंट्रोल करना, और सेना बुलानी पड़ सकती है और सेना आती नहीं है, तभी जाकर इस तरह तभी जाकर दंगे हो सकते हैं, वरना दंगे नहीं होंगे। आप अगर देखोगे कि हाँ, हो सकता है कि हर मुस्लिम सोचता हो कि हाँ चारों ओर मुस्लिम ही होते, ये एक भाव है कि आदमी जो सोचता है उसी को सही सोचता है, वो सोचता है उसकी थॉट चारों ओर रहे। तो मुस्लिम सोचते होंगे कि सब मुस्लिम होने चाहिए, हिंदू सोचते होंगे कि सब लोग हिंदू होने चाहिए, या फिर दूसरे सब कोई धर्म का सोचता, या हर आदमी ऐसे ही सोचता हो कि मेरा ही सोच सबका होना चाहिए। पर जो है वो उसके लिए हिंसा करने के लिए कितने लोग जाते हैं, तो उनकी परसेंटेज हमेशा 2-3% ही होती है। तो वो 2-3% लोग क्या कर सकते हैं, पूरे शहर को जला सकते हैं, पूरे शहर में हिंसा फैला सकते हैं, और उससे प्रतिक्रियात्मक रूप से कुछ हिंसा हो सकती है। अभी अगर पुलिस एक्शन में होती है या फिर लोगों के पास बंदूक होते हैं, ये जो 1-2% लोग हैं, इनका हौसला टूट जाएगा और दंगे नहीं होंगे। और बंदूक इसमें बहुत नहीं सिंपल होने बात की ये वजह है कि जो अमित जी ने कहा है, इसमें 100 से लेके 1000 लोग होते हैं जो दंगा करते हैं शहर में, और वो उनको पॉलिटिकल पार्टी मोटिवेट करती है, उनका कहीं ना कहीं बैकअप रहता है पॉलिटिकल पार्टी का, और पुलिस को इंस्ट्रक्शन रहती है कि आप गोली ना चलाएं। ठीक है, अगर आप किसी पुलिस वाले से जी बात करोगे कि भाई आपने गोली क्यों नहीं चलाई है, तो वो कहेंगे हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं मिला है।
तो इसी वजह से दंगे होते हैं, और कोई रीजन नहीं है दंगे ना होने का। मैं एक लाइव दंगों का एक रियल एक्सपीरियंस बोलता हूँ जो मेरे पिताजी का है कि जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी तो उस समय जो है सिखों के ऊपर, मैं रह रहा था राउरकेला नामक एक शहर में जो उड़ीसा में है, तो उधर सिखों के ऊपर अत्याचार हो रहा था। तो वो अत्याचार कौन कर रहा था? हिंदुओं के तो कुछ नहीं थे कि भाई सिखों को मारना है, और उसमें मुस्लिम इन्वॉल्व नहीं थे, तो वो कर रहे थे सिर्फ कांग्रेस के कर्मी और गुंडे, सिर्फ कांग्रेस के कर्मी और गुंडे। तो उनकी संख्या कितने हैं? बहुत कम है। तो और कांग्रेस के सारे कर्मी नहीं, जो ऐसे ही कांग्रेस जिंदाबाद करते हैं वो लोग नहीं, कुछ टॉप कांग्रेस के कर्मी और गुंडे जो कि रिहा किए गए थे, मतलब जो जेल में थे उनको छोड़े गए थे, वो गुंडे और कांग्रेस के कर्मी वो लोग मिलके इनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे। तो ये, और वो लोग, जो लोग बच्चे खुद का बचाव किया, जो सिख लोग थे, उन्होंने कैसे किया? राउरकेला में कुछ गुरुद्वारे थे, तो गुरुद्वारा जनरली दो फ्लोर का इस तरह का बिल्डिंग हुआ करता था, तो और उनके हॉल होते थे नीचे, तो वो लोग उस हॉल में जाकर घुस गए और दरवाजे वगैरह, काफी मोटे दरवाजे रहते हैं उनके, वो बंद करके अंदर रह गए। और सिखों के अपने कुछ लोगों के पास बंदूकें थी, वो मतलब सिख धर्म कुछ लोग ऐसे थे, वो लोग छत पर पहरा देने लगे। तो उनको देखकर लोग गुरुद्वारा के इधर उधर, जो वो लोग गुंडे थे, इधर उधर लोगों को परेशान किया, और वो गुरुद्वारा के पास कोई नहीं गया। तो वो एक तरह से किसी को बचना होता था, किसी सिख को, तो वो कोशिश करता था कि वो गुरुद्वारा तक पहुंच जाए। तो इस तरह से बंदूकों की होने की वजह से हिंसा कम हुई और जाने बची, ना कि प्रॉब्लम बढ़ी, ये घटी। हाँ, एक प्रश्न ले लें आगे। हाँ, तो यहाँ पर एक प्रश्न है जिसका उत्तर वैसे कई लोगों ने दे दिया है चैट पे, पर फिर भी मैं पढ़ देती हूँ कि वी हैव अ लॉट ऑफ टेररिस्ट सेल्स एंड मॉइस्ट दिस, जितने नक्सलवादी होते हैं हु आर एंटी नेशनल, हु हाउ डू यू प्रिवेंट गन्स पासिंग टू देम, मतलब उन तक गन्स ये ना जाएं। तो इसका उत्तर वैसे कई लोगों ने दे दिया है कि उनके पास ऑलरेडी हैं, और उनके पास पहले से बहुत खतरनाक गन है, उनको चाहिए ही नहीं लाइसेंस गन। ओके, उनके पास ऑलरेडी काफी गन्स है। सही है, करेक्ट। तो अभी भोला प्रसाद जी ने फिर हाथ, भोला प्रसाद जी हैं यहाँ पे? हेलो भोला प्रसाद जी, अभी किसी और को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसको वेबिनार को 10-15 मिनट के बाद हम इसे एंड कर देंगे। तो अभी 10-15 मिनट तक हम और वेट कर रहे हैं, कोई किसी को कुछ भी पूछना है वो पूछ सकता है। पर जब तक आप क्वेश्चन का सोच रहे हैं तब तक मैं आपसे निवेदन करूंगी कि अब जब आप यहाँ से वापस जाएंगे तो आपको इस लॉ को जितना प्रमोट करना है, मतलब कर सके उतना करना है। कई लोग कुशाग्र वो जो हमारा प्रमोशन वाला स्लाइड है वो दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, बीच में किसी का क्वेश्चन होएगा हम क्वेश्चन ले लेंगे, और वो वाला स्लाइड स्टार्ट कर लो कि इसमें करना क्या है, जिनको लगता है कि ये कानून आना चाहिए उनको करना क्या है। हाँ, क्योंकि जो शुरू में हमने बताया था तो थोड़े कम लोग थे, अब काफी ज्यादा लोग हैं। कुशाग्र आप ही एक बार ले जाइए। कुशाग्र, हाँ, तो इसमें देखिए वो लोग एग्री करते हैं कि ये कानून आना चाहिए, और इसके अलावा बहुत सारे कानूनों के बारे में मैंने पहले बताया, जैसे जूरी कोर्ट है, वोट वापसी पासबुक है, रिक्त भूमि कर है। तो उसमें आप अभी फिलहाल कर क्या सकते हैं उसको लाने के लिए, उनको उनकी जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए आप कर क्या सकते हैं? तो उसके लिए आपको 5 काम करने हैं। 5 काम बेसिकली ये स्टेप वाइज है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ऐसे करके। तो सबसे पहला स्टेप सबसे महत्वपूर्ण है कि आप खुद पहले ड्राफ्ट को पढ़िए और खुद को समझाइए उस चीज को, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि ड्राफ्ट को पढ़ना और समझना। तो जब तक आप, क्योंकि जब तक आप खुद कन्विंस नहीं हो जाते हैं तब तक आप दूसरों को कन्विंस नहीं कर सकते हैं। तो ये इसलिए सबसे जरूरी चीज है। और एक जो मैं बात बहुत पॉइंट्स के साथ समझाना चाहता हूँ कि जान लेना और समझ लेना में बहुत अंतर होता है। अभी आपने जो बातें सुनी उससे आपको जानकारी हुई है, लेकिन अभी आपने शायद उसे समझा नहीं, उतने अच्छे से समझा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ड्राफ्ट को पढ़िए और उसे समझिए, उसे आत्मसात कीजिए, ताकि आपको बहुत गहराई से बातें समझ में आए और आप दूसरे लोगों के सवालों के जवाब दे सकें। इसके बाद जो दूसरा काम आप कर सकते हैं वो ये है कि जो भी ड्राफ्ट्स हैं उनको आप अपने किसी भी ओपन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इस तरह की चीजें हैं। तो ओपन सोशल मीडिया मतलब जैसे व्हाट्सएप, वो एक क्लोज्ड सिस्टम है, उसमें आप जो लोग जुड़े हुए हैं सिर्फ उन्हीं को आप भेज सकते हो। लेकिन ओपन में मतलब जो आपका फ्रेंड नहीं है वो भी आपको देख सकता है, कोई भी नया आदमी वो भी देख सकता है।
तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल फेसबुक है। तो आप फेसबुक पे से इसके ड्राफ्ट की कॉपी रख सकते हो, उसे कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हो, और इससे क्या होगा कि बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। और चाहे तो आप फिर अपना व्हाट्सएप और टेलीग्राम वगैरह से भी दूसरे लोगों को भेज सकते हैं, लेकिन फेसबुक पर रखना सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़रूरी है। उसके बाद फिर ट्वीट करना पीएम को और मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी, इसका आदेश देना कि मुझे ये कानून चाहिए, भारत के राजपत्र में मैं चाहता हूँ ये कानून छापा जाए, इसके लिए ट्वीट अच्छा, भेजना। इसमें जब हम ट्वीट कर रहे हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा ये हैश वाला जो वर्ड है, इसको सेम रखना जरूरी है कि आप कौन सा कानून पास कर रहे हो। तो सबको सेम कीवर्ड रखना, जैसे जूरी कोर्ट अगर कोई जाना चाहता है तो हैश जूरी कोर्ट रहेगा उसका कीवर्ड। तो वो आप देख सकते हो कि और लोगों ने क्या ट्वीट किया है, तो वो सेम कीवर्ड रखना जरूरी है। उसके बाद एक जो चौथा तरीका है लेटर रजिस्टर का तरीका, तो ये हमने जो ड्राफ्ट्स प्रपोज किए हैं उनको हमने लेटर के फॉर्म में, पत्र के फॉर्म में लिखा हुआ है, और उस पत्र को आपको इस तरह से फोल्ड करना है, और उसके ऊपर अपना नाम है, घर का जहाँ आप रहते हैं जिस इलाके में उसका एड्रेस, उसके बाद भेजने की तारीख, उसके बाद वोटर आईडी नंबर और जिला राज्य, ये सब लिख करके 4 रुपए का स्टाम्प लगा करके आपको भेज देना है शाम 5 तारीख को शाम को 5 बजे, जो भी आपका नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है वहाँ जा करके। तो ये एक तस्वीर है जो लोग भेज रहे हैं, हर महीने के 5 तारीख को भेजते हैं हम लोग। और जो भी पत्र आप भेज रहे हैं उसका आप एक जेरोक्स करा लीजिए, और उस जेरोक्स को आप एक रजिस्टर में चिपका लीजिए। ये रजिस्टर देख रहे हैं जैसे कि, तो इसीलिए हम इसको लेटर और रजिस्टर मेथड कहते हैं, लेटर रजिस्टर का तरीका। और इसके अलावा आप पोस्ट कार्ड भी भेज सकते हैं, पोस्ट कार्ड 50 पैसे का आता है, इसको भी ले करके हर महीने भेज सकते हैं 5 तारीख को। और सबसे महत्वपूर्ण है चुनाव लड़ना, जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज़्यादा काम आता है ये लोगों को जानकारी देने के लिए। तो इसमें यह है कि आप चाहें तो आप, अगर आपके पास है संसाधन है या आपके पास टाइम है ये सब करने का, तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। और जैसा कि देख रहे हैं कि बहुत से लोग इलेक्शन लड़ते हैं हमारे साथ में, ये सब इसका फ़ायदा होता है कि आप चुनाव का प्रचार करते हैं, इन कानूनों का प्रचार करते हैं, तो जो लोग हैं सड़क पे, रोड पर, घरों में, उनसे आप सीधे जाके मिल पाते हैं, उनको सीधे आप जानकारी दे पाते हैं। तो ये चुनाव की तस्वीरें हैं जो पिछले कुछ सालों में चुनाव हुए हैं, लोकसभा के, विधानसभा के, दिल्ली में, राजस्थान में, कई जगह के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने इलेक्शन जब लड़ा तो लोगों से मिले, उन्होंने लोगों को पैम्फलेट्स दिए, कानूनों के बारे में जानकारियाँ दी। तो ये सब तरीके थे, 5 तरीके थे, मेथड थे। और फाइनली मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ उसको स्टार्ट में कि अच्छा, अभी भी इलेक्शन राजस्थान में लोकल बॉडी इलेक्शंस हो रहे हैं, तो कोई अगर राजस्थान का है तो लोगों से मिल सकता है, उनकी सहायता कर सकता है। ठीक है, अभी ओम